Auzubillahi Bismillahirrahmanirrahim. Starting with the name of Allah, who is the most merciful and the most compassionate, I greet you all with the Islamic greetings of Assalamu alaikum. May peace, blessings, and mercy of Allah subhanahu wa ta'ala be upon you. First of all, let me introduce myself. I'm Muhammad Zarwan Tanveer, the founder and CEO of Educator 360, and I welcome you all and congratulate you on becoming doctors. And again, I welcome you all to this webinar. इस वेबिनार का मैं इंट्रोडक्शन एक ब्रीफ से देना चाह रहा हूँ और उसके अलावा मैं चाहूँगा कि मैं आप लोगों को थोड़ा सा एक एजुकेटर 360 का एक इंट्रोडक्शन दे दूँ। इन द मीनवाइल हमें जितने लोग ज्वाइन करना चाह रहे हैं वो लोग साथ साथ जैसे 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 मैसेजेस देखेंगे वो हमें ज्वाइन कर लेंगे। तो इन द मीनवाइल मैं आप लोगों को इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। उसके बाद हम गेस्ट स्पीकर की तरफ चलेंगे जो कि आप लोगों की सारी क्वेरीज जितने भी आप लोगों ने जब फॉर्म फिल किया था तो उसके अंदर क्वेश्चंस ड्रॉप किए थे उन सब को एड्रेस करेंगे। उसके अलावा कुछ वो चीज़ें जो उनकी अपनी इंसाइट्स हैं हाउस जॉब से रिलेटेड पाकिस्तान में और पाकिस्तान से बाहर जो पाथवेज हैं जो फ्यूचर है आपका एज अ डॉक्टर इंशाल्लाह उनको वो एड्रेस करेंगे। तो तब तक हमें बाकी लोग ज्वाइन कर लेते हैं। तो एजुकेटर 360 के बारे में मैं आप लोगों को ये बताना चाहूँगा कि वी आर ट्राइंग टू रेवोल्यूशनाइज द मेडिकल प्लेटफॉर्म, द मेडिकल एजुकेशन। रेवोल्यूशनाइज का वर्ड अगर मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ तो यहाँ मैं ये कहना चाहूँगा कि हम ऑलरेडी जो 5 साल हैं एमबीबीएस के उसमें एज अ स्टूडेंट जो है स्टूडेंट कम्युनिटी को तो हम लोग प्रमोट कर ही रहे हैं। उनको ना सिर्फ हम एक्सेल करने में हेल्प कर रहे हैं एक अच्छे एलएमएस प्लेटफॉर्म पे। जहाँ पे एलएमएस कह रहा हूँ उसका मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूँ यहाँ पे कि हमारा एक वेल एस्टेब्लिश्ड अल्हम्दुलिल्लाह एक प्लेटफॉर्म है ऐसा जहाँ पे हम स्टूडेंट्स को होल ईयर एक्सेस देते हैं एमसीक्यूज, क्वेश्चन बैंक्स की, लेक्चर सेशंस की जिसके ऊपर रिकॉर्डिंग्स बार बार देख सकते हैं। और उसके अलावा ऑल अराउंड द ईयर जो है गाइडलाइंस और इस तरह की जो रिसोर्स बुक्स और ई लाइब्रेरीज हैं वो हम प्रोवाइड करते हैं। लेकिन उसके अलावा जो हम अब रेवोल्यूशनाइज करना चाह रहे हैं उसमें हम अपने हमारे कुछ अपकमिंग प्रोजेक्ट्स हैं जिसके अंदर रिसर्च प्रोजेक्ट्स हैं हमारे यूएसएमएलई, प्लैब, एएमसी इस तरह की जो इन पाथवेज को जो हमारे स्टूडेंट्स परसू करना चाह रहे हैं जो कि अब इंशाल्लाह माशाल्लाह ग्रेजुएट हो चुके हैं वो लोग इन पाथवेज को अगर परसू करना चाह रहे हैं तो ये वाले जो हम प्रोजेक्ट्स हैं ये भी हम लोग वेरी सून इन द नियर फ्यूचर जो है इंट्रोड्यूस करवाना चाह रहे हैं। तो इसके अलावा यहाँ पे मैं एक और चीज मेंशन करना चाहूंगा कि जो अगर आप लोगों में से भी कोई जो डॉक्टर कम्युनिटी है अब अल्हम्दुलिल्लाह उनमें से भी अगर कोई चाह रहे हैं कि वो हमारे साथ वर्कशॉप्स अरेंज करें, कोई वेबिनार अरेंज करें या अगर आप इवन हमारी एजुकेटर 360 की कोर टीम का मेंबर बनना चाह रहे हैं तो उसके लिए भी मोस्ट वेलकम है। वी विल बी ग्लैड टू टेक यू ऑन बोर्ड। और इसके बाद अब मैं इस वेबिनार का मकसद बताता चलूं, ठीक है? क्योंकि जब भी नए ग्रेजुएट्स होते हैं तो एक जो पढ़ाई का सिलसिला होता है वो खत्म होता है और उसके बाद आप जब प्रोफेशनल लाइफ में आते हैं तो उसकी बिल्कुल नो हाउ नहीं होती। हमारा जो करंट एजुकेशन सिस्टम है इवन जो एमबीबीएस का जो 5 साल होते हैं उसके अंदर भी हम लोग अगर पर्सनली मैं अपना एक्सपीरियंस बताऊं या अपने कोलीग्स का एक्सपीरियंस बताऊं तो मैं यही कहूंगा कि हम लोग प्रोफेशनल लाइफ के लिए रेडी नहीं होते। प्रोफेशनल लाइफ के लिए इस तरह हम लोग रेडी नहीं होते कि हमें नहीं पता होता कि हमने जाके जब बाहर जाना है तो हमने डॉक्टर कम्युनिटी के साथ इंटरेक्ट किस तरह करना है। क्योंकि जो लोग आपके कुछ अरसा पहले तक प्रोफेसर्स होते हैं, सीनियर्स होते हैं, वो अब आपके टीचर्स के साथ साथ ना कोलीग्स भी बन जाते हैं। तो उसी एनवायरनमेंट के अंदर जिसके अंदर आप लोग मतलब स्टूडेंट्स भी हैं, सीनियर जूनियर का एनवायरनमेंट भी है, उसके बाद कुछ साल बाद 1 साल बाद आपके मजीद जूनियर आ जाते हैं। तो इसका आपको आइडिया नहीं होता। दूसरा ये कि हमारा जो कंट्री है उसके अंदर मेडिकल फील्ड के बहुत लिमिटेड ऑप्शंस होते हैं या ये इस तरह का लगता है कि हमारे पास लिमिटेड ऑप्शंस होते हैं क्योंकि हम लोगों को का वो जो एज जब हम स्टूडेंट कम्युनिटी लाइफ में होते हैं तो हमें हमारा एक जो विजन होता है वो बहुत नैरो होता है। हमने उसको एक्सप्लोर नहीं किया होता मेजोरिटी स्टूडेंट कम्युनिटी ने। तो उसके लिए हम लोग ने वेबिनार अरेंज किया कि ताकि हमारे जो गेस्ट स्पीकर हैं वो जो हैं वो अपनी इनसाइट्स शेयर कर सकें आप लोगों के साथ कि किस तरह आप लोग जो हैं आगे अपनी प्रोफेशनल जो जिंदगी है उसके अंदर जो है आप लोग एक्सेल कर सकें। उसके अलावा ये भी कि आपके जो हाउस जॉब के लर्निंग आउटकम्स होंगे वो क्या होंगे, कि आप एट द एंड ऑफ द हाउस जॉब जो है वो क्या चीज सीख के निकलेंगे। ड्यूरिंग द हाउस जॉब आपको क्या अपने आप से क्या एक्सपेक्टेशंस रखनी है
और इसके अलावा कौन से इस तरह के पाथवेज हैं जो आप लोग जो है टेक अप कर सकते हैं एट द एंड ऑफ योर हाउस जॉब। और इस सेशन के एंड पे जो है वो आपके साथ Q&A सेशन भी होगा। ड्यूरिंग द सेशन, ड्यूरिंग जब हमारे स्पीकर बात कर रहे होंगे आपसे, तो आपकी कोई भी जो क्वेश्चंस होंगे वो आप चैट बॉक्स में ड्रॉप कर दीजिएगा। तो ताकि एट द एंड जो है अगर कोई चीज़ रह गई है डिस्कस होने वाली, तो वो भी क्वेश्चन आंसर सेशन के अंदर जो है डिस्कस हो जाए। तो अब मैं हमारे स्पीकर की तरफ चलूंगा, मैं उनका इंट्रोडक्शन करवाता चलूँ। वी हैव आवर डॉक्टर मुकरम फारूक। ही इज फ्रॉम इलामा इकबाल मेडिकल कॉलेज, बैच ऑफ 2021. He graduated from in 2021 and he's currently pursuing USMLE right now. Uh, Recently completed his house job, so I believe that he is more than qualified to share his insights, क्योंकि most recently ये हाउस जॉब करके आए हैं, तो ये अपने करंट जो एक्सपीरियंसेस हैं वो आप लोगों के साथ शेयर कर सकते हैं। ही हैज़ बीन अ मेंबर ऑफ मैनी सोसाइटीज एंड हैज़ बीन वर्किंग एज अ मेंटोर फॉर जूनियर्स एंड हेल्पिंग देम इन देयर मेडिकल जर्नी। तो थैंक यू सो मच डॉक्टर मुकर्रम हमें ज्वाइन करने के लिए। तो आप प्लीज जो है आगे वेबिनार को प्रोसीड कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। जी डॉक्टर मुकर्रम, आपको आवाज आ रही है मेरी? जी मेरा ख्याल है डॉक्टर मुकर्रम का थोड़ा सा इशू आ गया, तो काइंडली जरा 1-2 मिनट दें, वो सॉर्ट कर लें इसको। थैंक यू सो मच। हेलो अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर ज़रवान, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? जी जी बिल्कुल, जी जी डॉक्टर मुकर्रम आवाज़ आ रही है आपकी। तो मैं आपको अच्छा, ऑलरेडी इंट्रोड्यूस करवा चुका हूँ, तो आप आगे काइंडली जो है वो वेबिनार को टेक अप कर लें। चलिए ठीक है। जैसा कि ज़रवान ने बताया था कि आई एम मुकर्रम फ़ारूक और मैं अभी रिसेंट जो है ना ग्रेजुएट था बैच 2021 का, और अभी आज ही हमारी हाउस जॉब है जो कंप्लीट हुई है। और होपफुली अब जो हमारा न्यू बैच आ रहा है, काफ़ी बच्चों ने अपनी हाउस जॉब जॉइन कर भी ली है। लाइक मुझे जो है ना एफजे वालों का पता है, उन्होंने कर लिया, और काफ़ी बाकी इंस्टीट्यूशन में फिर काफ़ी बच्चों की शुरू होने वाली है। तो आज के जो हमारे वेबिनार का जिस तरह के नाम भी है कि हाउस जॉब इनसाइट्स एंड पाथवे स्ट्रेटजीज फॉर न्यू ग्रेजुएट्स, तो बेसिकली हमारे पास जो आज के मेन टॉपिक हाइलाइट्स हैं, जिस तरह आप लोगों ने कुछ अपनी क्वेरीज भी भेजी हैं, जो है ना जनरल गाइडलाइंस के रिलेटेड, रोटेशंस किस तरह से चूज़ करनी है, द पाथवेज वी हैव टू फॉलो आफ्टर डूइंग आवर हाउस जॉब। लाइक किसी ने पाकिस्तान में रहना है, किसी ने प्लैब करना है, किसी ने जो है ना यूएसएमएलई करनी है। तो उसके लिहाज से या उसके हिसाब से हमने जो है ना मतलब काफ़ी जो क्वेश्चन है उनके बारे में आप लोगों को बताना भी है, और साथ साथ के हाउस जॉब को मैनेज किस तरह करना है, किस तरह से स्ट्रेस को मैनेज करना है, वर्किंग आवर्स को मैनेज करना है, अपनी स्लीप को, अपनी जो है ना रूटीन को कैसे सेट करना है, उसके बारे में भी। साथ साथ के हाउस जॉब में रोटेशंस किस तरह से डिवाइडेड हैं, और आपने अगर चूज़ करनी है तो आपने अपनी
जो है किस तरह से अपनी जो है ना फिज़िबिलिटी को भी देखना है, बर्नआउट भी नहीं होना, एन्जॉय भी करना है और लर्न भी करना है। ये 3-4 चीज़ें जो हमें काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं, जिसका जो है ना इसमें इस वेबिनार का जो मकसद है, दैट इज़ वन ऑफ द पर्पसेज़ ऑफ द वेबिनार, तो हम उसको हाइलाइट करेंगे। सबसे पहले हमारी हाउस जॉब जो है ना, हमारी एक बेसिक आउटलाइन सारों को पता है कि साल की होती है और हम इसको 4 रोटेशन में डिवाइड करते हैं। जनरल मेडिसिन, जनरल सर्जरी, मेडिसिन अलाइड और सर्जिकल अलाइड। जो हमारे बेसिकली एक रोटेशन है ना एनेस्थीसिया की, वो हम काफ़ी इंस्टीट्यूट डिवाइडेड हैं कि वो मेडिसिन अलाइड में होती है कि सर्जिकल अलाइड में होती है। वैसे मैं जनरली ही बात करूँगा, लेकिन स्पेसिफिकली इलामा इकबाल मेडिकल कॉलेज में एनेस्थीसिया इज़ अ पार्ट ऑफ मेडिकल अलाइड जो है ना ऑप्शन वो आते हैं। बट मोस्ट ऑफ द इंस्टीट्यूट वी हैव इट इज़ अ पार्ट ऑफ सर्जिकल अलाइड, एनेस्थीसिया एंड जो है ना आईसीयू। तो सबसे पहले तो जो है ना आपने रोटेशन चूज़ कैसे करनी है, इस लिहाज से कि आपने कोई भी रोटेशन चूज़ करनी है, उसमें आपने 3-4 चीज़ें देखनी होती हैं। सबसे पहले बच्चे जो है ना अपनी फाइनल ईयर की रोटेशन में आप लोग हाउस जॉब के वार्ड में जाते हैं, तो आप लोग देखते हैं कि हमारे एचओडीज़ कैसे हैं, हमारे पीजीआर्स कैसे हैं, और आपको आइडिया काफ़ी हद तक हो जाता है कि मैंने कौन सी मेडिकल रोटेशन या सर्जिकल रोटेशन चूज़ करनी है। यानी कि बेसिकली ज़ाहिर है कि आपके जो वार्ड्स लगते हैं, तो कुछ बच्चों के वार्ड जिस तरह हमारे मेडिकल कॉलेज में और जनरल हॉस्पिटल में 5 मेडिसिन के वार्ड हैं, M1 से M5 तक, M1, 2, 3, 4, 5। तो उसमें बहुत से जो मीडियोकर वार्ड्स हैं वो M3 और M5 हैं, और बहुत अच्छे वार्ड्स हैं वो M2 और M4 हैं। तो इसीलिए काफ़ी बच्चों को फाइनल ईयर में ही आइडिया हो गया था कि मेरिट की बेस पे अगर बच्चों ने सीखना है, जिसने आगे इंटरनल मेडिसिन परस्यू करनी है और वो चाहता है कि लर्न करे, सारा कुछ करे, तो वो M2 या M4 को बेसिकली प्रेफर करेंगे। जो सर्जरी की तरफ जाना चाहते हैं या बाकी हेक्टिक रोटेशन रखना चाहते हैं और जो है ना चाहते हैं कि मेडिसिन में चलो कुछ पढ़ लें लेकिन इतना हेक्टिक ना हो, तो बेसिकली जो है ना थोड़ी हल्की रोटेशन जो मेडिसिन के वार्ड्स की जो है ना वार्ड स्केड्यूल वगैरह और सारा जो पढ़ाने का तरीका और राउंड्स वगैरह, तो उस तरह से करते हैं बेस ना। तो फर्स्ट थिंग यू हैव टू रियलाइज इज कि आपका एचओडी से जो इंटरेक्शन होता है ना मेडिसिन में और सर्जरी में बहुत कम होता है। आपके इमीडिएट सीनियर्स जो आपके पीजीआर्स होते हैं, जो आपके रजिस्ट्रार होते हैं, दीज आर द पीपल यू हैव टू नो या यू हैव टू गेट नॉलेज अबाउट ये इनका रवैया कैसा है, क्योंकि आपने 3 महीने जगह पे काम करना है और एक्चुअली इट बिकम्स योर होम आफ्टर 1 मंथ, और बाकी 2 महीने उस तरह होता है कि आप एक जगह पे शिफ्ट होते हो, तो पहले थोड़ी होता है कि वियर्ड लगता है कि आप एडजस्ट नहीं हो रहे, लेकिन वंस यू गेट यूज्ड टू इट तो यू एक्चुअली एंजॉय वर्किंग देयर। तो काम करने का मज़ा भी उसी जगह पे आता है और काम करने का जो है ना दिल भी उसी जगह पे करता है जहाँ पे आपको ऑन किया जाए, जहाँ पे आपको सिखाया जाए, जहाँ पे आप फजूल से फजूल क्वेश्चन करें तो उसको शटअप कॉल ना दी जाए, बल्कि उसको एक जिस तरह बच्चा सीख रहा होता है। हाउस जॉब इज द लास्ट फेज ऑफ योर लर्निंग, जहाँ पे आप जो है ना क्वेश्चंस करेंगे या कोई ऐसा काम करेंगे, तो आपके सीनियर्स आपको बचाने के लिए हैं कि आप खुदा ना खास्ता कोई उल्टी चीज़ हो जाती है, कोई चीज़ जो कि आप एक्सपेक्ट नहीं करते वो हो जाती है, तो उसके कॉन्सिक्वेंसेज जो है ना डायरेक्टली एचओ पे नहीं आते। बट इट डजंट मीन कि यू डोंट हैव रिस्पॉन्सिबिलिटीज। आपकी जितनी भी पावर है, आपकी जो जुरिस्डिक्शन है, जिस पे आपकी पावर है, तो इट मीन्स वी हैव टू गेट द बेस्ट एट डूइंग व्हाट वी हैव, ठीक है ना। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट एक जो चीज़ है ना, आप कोई भी रोटेशन चूज करेंगे लेकिन स्पेसिफिकली मेडिसिन और सर्जरी की, उसमें आप लोगों ने देखना है कि आपका जो है ना इंटरेक्शन आपके इमीडिएट पीजीआर्स के साथ, जो बेड पीजीज होंगे, जो आपके कॉल के पीजीज होंगे, उनके साथ कैसा है। दिस गोज फॉर बोथ सर्जरी एंड मेडिसिन, ठीक है। और बाकी जो अलाइड रोटेशन है उनके लिए भी। सेकंड चीज़ उसमें इंपॉर्टेंट है कि आपने देखना कॉल रोस्टर कैसा है, यानी यह देखना कि उस वार्ड में जो हाउस ऑफिसर्स हैं प्राइवेट मेडिकल कॉलेज के भी, फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट्स भी, और आपके जो अपने इंस्टीट्यूट हैं उनके भी जो ग्रेजुएट्स हैं वो किस तरह से आते हैं। अब जिस तरह मोस्टली होता है कि अगर आपके 3-4 सर्जिकल के वार्ड हैं, 3-4 मेडिसिन के वार्ड हैं, अलाइड में जिस तरह 1 या 2 ईएनटी के वार्ड हो गए, गायनी के वार्ड हो जाते हैं, जो पहला वार्ड होता है वो डीन का वार्ड होता है। और बहुत से बच्चे जो है ना प्रेफर करते हैं कि अगर डीन का एलओआर मिले, और डीन के वार्ड में थोड़ी लीनियंसी होती है, या जो है ना उसका वर्क एथिक काफ़ी अच्छा होता है, बिकॉज आपको पता है डीन हैज़ टू बी आंसरेबल। या आप देखें जितने आप बड़े होते हैं, जितने सुपीरियर होते हैं, तो आपका जो है ना आपसे पूछ वगैरह भी उतनी ही ज़्यादा होती है, ठीक है। तो एक चीज़ इंपॉर्टेंट ये है कि जिस रोटेशन में बच्चे ज़्यादा आते हैं, हाउस ऑफिसर ज़्यादा आते हैं, ऑटोमेटिकली वर्कलोड डिवाइडेड ईजिली हो जाता है। तो चूज़ दैट रोटेशन जिसमें एक तो पीजीआर बहुत आपके साथ कन्वीनियंट लर्निंग वाइज, आपको रिलैक्सेशन देने वाइज है। सेकंड ये कि आपके जो है ना हाउस ऑफिसर्स की स्ट्रेंथ उसमें बहुत ज़्यादा है। द वन थिंग यू विल फेस, जो डिफिकल्टी है ना हमारी, क्योंकि हम बेसिकली थर्ड वर्ल्ड या डेवलपिंग कंट्री हैं, तो हमारे पास रिसोर्सेज बहुत कम है। तो आपने किस तरह से मिनिमल रिसोर्सेज में मैक्सिमम आपने जो एडवांटेज है ना वो चीज़ जो है ना वो यूज़ करना सीखनी है।
So choosing your rotations wisely is the first thing you have to do, and that is mostly dependent on your merit. जो हम बात करते हैं क्वेरीज की हैं कि बच्चों ने क्या कि हमारा मेरिट बनता है तो हम कैसे रोटेशन चूज करें। अब रोटेशन चूज करने में दो चीज़ें होती हैं। जिन जिन बच्चों का तो मेरिट है ना, तो दे आर गुड टू गो। वो मेडिसिन का अपनी पसंद का वार्ड सर्जरी का रख सकते हैं, मेडिसिन सर्जिकल लाइट का रख सकते हैं। अब याद रखें कि देखें, जिन बच्चों का मेरिट थोड़ा कम है या जो लोअर टियर पे आते हैं ना, तो एक्चुअली हाउस जॉब चूजेज यू, यू कैन नॉट चूज योर हाउस जॉब रोटेशन। मैं बिल्कुल सीधी थोड़ी सख्त बात कर रहा हूँ, लेकिन जो है ना, दिस इज अ फैक्ट। अगर हमारे इलामा इकबाल में 320 बच्चों ने अप्लाई किया, ठीक है, उनके ऑर्डर्स निकले हैं, तो 150 170 के बाद आपकी चॉइसेस बहुत लिमिटेड होने लग जाती हैं, एंड यू हैव टू जगल बिटवीन द रोटेशन जो आपके पास बचती हैं। और मोस्टली जिस तरह से है कि जो है ना, वो रोटेशन जो काफ़ी जो हेक्टिक हो जाती हैं, स्पेशली गायनी, तो वो आती है लो रैंक मेरिट पे। बाकी ENT, आई, डर्माटोलॉजी वगैरह और उसके अलावा जो है ना, साइकेट्री, एनेस्थीसिया ही आती हैं हाई रैंक रोटेशन में। तो जिनका मेरिट अच्छा है वो अपनी पसंद से अपनी रोटेशन और अपनी सीक्वेंस ऑफ रोटेशन भी चूज कर सकते हैं। तो आप लोगों ने देखा होना कि इसीलिए हम कहते हैं कि फाइनल ईयर के अंदर बच्चे मेहनत करें, बिकॉज एट द एंड मेरिट पे ही बात दोबारा आनी है। फाइनल ईयर पास करना इज़ वेरी वेरी गुड, बहुत टफ एग्जाम होता है फाइनल ईयर को पास करना, इज एन अचीवमेंट इन इटसेल्फ। लेकिन जो इंपॉर्टेंट चीज़ है ना, फाइनल ईयर को पास करना अच्छे मार्क्स से भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जिसकी वजह से अब आप लोगों को वाकई ही समझ आएगी। ठीक है, अब सबसे पहले कि आपकी जो है ना रोटेशन होती किस तरह से और हमने चूज़ किस तरह से करनी है। अभी आपकी मेरिट लिस्ट बन गई होंगी, या जिन्होंने हाउस जॉब शुरू कर दिया उनको भी आइडिया होगी पहले मेरिट लिस्ट बनती हैं, और एक दिन आता है कि आपको आपके कॉलेज ऑडिटोरियम में बुलाया जाता है, कोई ऐसी गैदरिंग स्पेस जहाँ पे जो है ना जगह होती है, तो वहाँ पे आपको ना आपकी रोटेशन का सीक्वेंस मेरिट नंबर 1 से स्टार्ट होता है और जो है ना लास्ट मेरिट तक जाती है। अब रोटेशन चूज करने का जो है ना तरीका, वो हम करेंगे बात 3 लिहाज से। बच्चों ने यूएसए में ही परस्यू करना है, बच्चों ने ब्लैक परस्यू करना है, और बच्चों ने जो है ना पाकिस्तान में रहना है। इन्हीं बेसिस पे हम रोटेशन यूज करते हैं ना। सबसे पहले हम आते हैं पाकिस्तान में रहने वाली। अब देखो, जनरल सर्जरी, जनरल मेडिसिन जो है ना, वो तो आपने करनी ही करनी है, एंड दैट इज आपकी अपनी सवाबदीद के ऊपर है, आपके अपने जो है ना इंटरेस्ट के ऊपर है। जिसने परस्यू करनी है सर्जरी, और अगर उसका मेरिट है, एंड आई वुड सजेस्ट कि आप बेस्ट जो है ना सर्जिकल वार्ड में जो है ना जाओ। जिसने मेडिसिन परस्यू करनी है, इवन नहीं भी करनी, आई वुड स्टिल रिकमेंड आप अपनी बेस्ट मेडिसिन के वार्ड में जाओ। क्योंकि मेरे फादर एक बात कहते हैं कि देखो, बच्चे आखिरी साल का रगड़ा है जो आपने जो है ना इतनी मेहनत के साथ करना है, जो एक जनरल रगड़ा होता है। बाकी आप इंशाल्लाह आगे FCPS करें या बाहर जाएँ, तो आपने रेजिडेंशियल स्पेशलाइजेशन में आगे करना ही है। तो दिस इज़ अ ईयर जो आपकी क्लिनिकल, जो आपकी बेसिस को बहुत स्ट्रॉन्ग करेगा। फाइनल ईयर तक चलो हम चुगल मेले में, मजाक में, प्यार मोहब्बत में जो है ना वार्ड पार्ट बोल लेते हैं, चीटिंग वगैरह करके निकल जाते हैं, ठीक है ना। यानी कि हमारी इतनी ग्रिप, हमारी जो है ना हिस्ट्री टेकिंग पे, सिम्टम्स को डायग्नोज करने पे, एक्सरे CT स्कैन्स पढ़ने पे नहीं होती। इट्स टोटली ओके। मेरी भी उस तरह से नहीं थी। मेरे साथ जो सीनियर्स हैं, जो हमारे रह चुके हैं, जो आ रहे हैं, उनकी भी नहीं है। इंसान ज़ाहिर है कि सारी ज़िंदगी सीखता ही है, लेकिन द इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ कि आपने जो चीज़ देखनी है ना, इट इज़ के यू नीड टू नो, आपकी ये जो एक साल है ना, ये आपका डिफाइन करेगा एटीट्यूड फॉर द रेस्ट ऑफ योर लाइफ। अगर आप अभी से आसान और सुकून पसंद होंगे, रोटेशन आपकी तभी गुजर जानी है। अगर आप जो है ना अभी से मेहनती होंगे, तो ऑब्वियसली बात है, बच्चा जो पहले मेहनत करता है उसको प्रॉफ में आसानी होती है ना। बच्चा जो अभी मेहनत करेगा, अच्छे वार्ड रखेगा, तो उसकी बेसलाइन नॉलेज, उसकी बेसलाइन स्किल्स ज़्यादा डेवलप्ड होंगी। बाकी आप जो है ना आगे पेरिफेरी करें या बाहर एग्जाम दें, तो आपका सर्जिकल या मेडिकल हैंड अच्छा होगा, तो पीपल विल प्रेफर यू ओवर दो। जाहिर है कि एक अ, असल चीज़ में और एक थोड़ी उससे कम वाली चीज़ में फ़र्क तो नज़र आता है। आपकी अप्रोच में, आपकी एटीट्यूड में, आपकी ड्रेसिंग में, आपकी जो है बेड साइड मैनर्स में, इट ऑल डिपेक्ट्स जो है ना आपने रोटेशन किस तरह से चूज़ किया। एंड द फर्स्ट थिंग, आपकी जो पहली रोटेशन होती है ना, दैट एक्चुअली लीव्स अ लॉट ऑन यू। जिस तरह हमारे काफ़ी बच्चों ने पहली रोटेशन रखी थी, मेरे काफ़ी सॉफ्ट स्पोकन फ्रेंड्स हैं, एंड आई हैव नेवर सीन देम मोर लाउड इन माय लाइफ आफ्टर 3 मंथ्स ऑफ गायनी। क्योंकि गायनी ऐसी रोटेशन है कि आपको चीखो पुकार करनी पड़ती है, तो आपको अपने आप को अडेप्ट करना पड़ता है। तो आपकी पर्सनैलिटी भी आपकी रोटेशन से सूट करनी चाहिए। पाकिस्तान में रहने के लिए जो है ना 3 रोटेशन आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जनरल सर्जरी, जनरल मेडिसिन को छोड़ के। मेडिसिन अलाइड में पीड्स जो है ना पीडियाट्रिक्स इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्योंकि देखो, हर दूसरा आपने नोट किया होगा, जो है ना अंडर 5 मोर्टेलिटी रेट इज द ग्रेटेस्ट प्रेडिक्टर जो है किसी भी कंट्री की डेवलपमेंट का, हेल्थ डेवलपमेंट का। और बच्चे जो है ना, जिस बच्चे को अगर आपने आगे कोई स्पेशलाइजेशन नहीं भी करनी है, FCPS नहीं करना, GP ही लगना है, फैमिली फिजिशियन ही बनना है,
स्टिल आपके पीड्स का नॉलेज, आपके मेडिसिन का नॉलेज, आपके ईएनटी का नॉलेज, ये आपकी जो है ना स्ट्रॉन्ग हैंड होने चाहिए, ठीक है ना। बच्चों को मैनेज करना, बूढ़ों को, जवान बच्चों को, बंदों को मैनेज करना आपको आना चाहिए, ठीक है। Pediatrics is one of the things you have to learn if you want to stay in Pakistan. Second thing is ENT. ईयर नोज थ्रोट है ना, जो नाक कान गला, आपके साइनोसाइटिस, फ्लू, कान बंद हो गया यानी ओटाइटिस मीडिया वगैरह हो गया, ठीक है। और कोई भी थ्रोट का डिस्फेजिया, आगे डिस्फोनिया, डिसआर्थरिया, कोई मसला भी है, जो है ना टॉन्सिलाइटिस वगैरह, इतना कुछ है, थायराइडेक्टमी वगैरह सारा कुछ है, ठीक है। सर्जरी थोड़ा लिंक हो जाता है, लेकिन ये चीज़ें बहुत जो है ना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पाकिस्तानी अवाम, आपको यहाँ पे हर तरह की जो केसेस है ना, हर दूसरा बंदा जो है ना इन मामलात मसलों का शिकार है। थर्ड थिंग फॉर गर्ल्स स्पेशली, गायनी। गायनी इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज आप गायनी की रोटेशन में एसपीडी से लेके सिजेरियन सेक्शन से लेके आपने किस तरह से इंजेक्शन लगाने हैं, किस तरह से सीटीजी पेशेंट को मॉनिटर करना है, फीटल हार्ट रेट, और जो है मेटर्नल जो साथ साथ केयर है, एंटी नेटल जो है ना, पोस्ट नेटल, और जो है ना इंट्रापार्टम केयर है, सारा कुछ जो है आप इस चीज़ को लर्न करेंगी। और ऑब्वियसली बात है, गायनी इज़ वन ऑफ दोज स्पेशलिटीज़ जिसकी डिमांड कभी भी आउटडेटेड नहीं होती। Gynae and pediatrics. These are the toughest allied and surgical rotations, hands on, और जो है ना, लेकिन these are the most fruitful as well. तो जिसने पाकिस्तान में रहना है, जनरल सर्जरी, जनरल मेडिसिन के साथ साथ ये तीन रोटेशन, मेडिसिन अलाइड के अंदर पीडियाट्रिक्स और सर्जिकल अलाइड के अंदर आपने गायनी और ईएनटी लाजमी करनी है, ठीक है। ये चीज़ है, लेकिन अगेन आपका एक रुझान एक तरफ ज़्यादा होता है, लाइक समवन इज मोर इंटरेस्टेड इन मेडिसिन, समवन इज मोर इंटरेस्टेड इन पीड्स, और एक जो है ना सॉरी सर्जरी, लेकिन है कि आप इंसान भी हैं साथ। मैं आपको कहूँ मेडिसिन की रोटेशन रखो, सर्जरी की रखो, पीड्स रखो, गायनी रखो, बंदा तो यार करते करते ही मर जाएगा, ठीक है। और हाउस जॉब इज़ नॉट कि आपने सिर्फ इतना काम, आपने सिर्फ रोबोट की तरह काम करना है, आपने सिर्फ जिंदा रहना है, ऐसा नहीं। आपने इन्जॉय करना है, आपने लर्न करना है, आपने दोस्तियाँ करनी है, आपने अपने कॉन्टैक्ट्स डेवलप करने हैं, ठीक है ना। तो आपने अपनी रोटेशन इस तरह भी चूज वाइजली करनी है कि आप बर्न आउट ना हो। And the specific scheme for those people who are trying to pursue a career in Pakistan, I would still suggest to go for medicine, जो है जनरल मेडिसिन, जनरल सर्जरी, गो फॉर पीड्स, ईएनटी, गायनी और एनेस्थीसिया, ठीक है। ये चार रोटेशन, क्योंकि एनेस्थीसिया में आपको जॉब बहुत इजीली मिल जाती है, और एनेस्थीसिया इज दैट रोटेशन जिसमें आपको इमरजेंसी में मैनेज करना, पेशेंट आईवी लाइन पास करना, पेशेंट को स्पाइनल लगाना, पेशेंट के लंबर पंक्चर्स वगैरह करना, ये सारा कुछ सिखाते हैं। इंट्यूबेट एक्ट्यूबेट करना, ठीक है। पेशेंट को जो है ना किस तरह से क्या क्या चीज़ें, मतलब कि जो है ना आपने मैनेज करना है, पेशेंट अगर डिटीरियरेट कर रहा है तो आपने किस तरह से एक्शन लेना है, किस तरह से क्या क्या रश करना है, किस तरह से करना है, कोड मैनेज करना सिखाते हैं आपको, एल्गोरिदम सिखाते हैं, सारा कुछ सिखाते हैं। एनेस्थीसिया इज द मोस्ट जो है ना लर्निंग के लिहाज से जो सबसे बेहतरीन रोटेशन है ना, वो एनेस्थीसिया। और जो है ना बाकी पाकिस्तान में रहने के लिहाज से पीड, गायनी, ENT or anesthesia. These are the four rotations I would love for anyone to have in their rotation, the sequence. But as far as it does not burn you out. If someone wants to pursue peds, so I think ENT is a very good option for जो है ना surgical allied. If someone wants to pursue gynae, तो जो है ना पीड्स अगर नहीं चूज भी करते तो जो है ना फीमेल्स के लिए गायनी के साथ साथ आप कोई भी बाकी रोटेशन जो है ना रख लें, सीसीयू रख लो, साइकेट्री रख लो, सारा कुछ रख लो, ठीक है। अब जो मेडिकल लाइट रोटेशन है ना, उनमें सबसे पहले आ गई हमारे पास पीड्स, मोस्ट हेक्टिक रोटेशन जैसे मैंने बताया। उसके बाद जो सेकंड पे मैं बात करूँगा सीसीयू की, या जिस बंदे को ईसीजी पढ़ना आती है ना, मेरे ख्याल से मैं उस बंदे को ना अपना उस्ताद मानता हूँ, ठीक है। जिस बंदे को ईसीजी पढ़ना आती है उसको मेडिसिन करनी आ जानी है, ठीक है। जिसको कोई मसला आया, कोई चेस्ट पेन, सारा कुछ, कोई ऐसी चीज़, किसी को गर्ड हो रही है, चेस्ट पेन है, कोस्टोकॉन्ड्राइटिस, हज़ार डिफरेंशियल होते हैं चेस्ट पेन के। ईसीजी पढ़ना लाइक वो सोने की चिड़िया होता है बंदा, ठीक है ना। और ईसीजी जिस उस तरह ही आती है, आप जितनी मर्जी सीखो कि स्टेप 1 होता है कि आपने बेस लाइन देखनी है, रेट देखना है, रिदम देखना है, क्या देखना है, आरआर इंटरवल देखना है, सारों को आता है। ईसीजी आती है तब जब आप बार बार एक चीज़ को गो थ्रू करते रहो, आपके सामने से ईसीजी सिर्फ गुजरती रहे। आपको ज़ाहिर है कि देखो हाइपरटेंसिव डायबिटिक हमारे पाकिस्तान में बहुत से लोग हैं, ठीक है। एंड जो है ना कार्डिक पेशेंट्स वगैरह, आपको अगर ये क्रिटिकल चीज़ें मैनेज करना हाउस जॉब में आ जाती हैं ना, तो आई थिंक कि आपके हाउस जॉब के पैसे पूरे हो जाते हैं, ठीक है। जो इम्पोर्टेंट चीज़ है सीसीयू के बाद जो है ना, आई वुड रियली रिकमेंड, जिस बच्चे को सीसीयू का शौक है तो वो इस चीज़ को वाकई जो है ना परस्यू करें, दैट वुड बी वेरी गुड। साइकेट्री इज़ अ वेरी गुड रोटेशन पाकिस्तान में रहने के लिए, तो आई डोंट थिंक इस तरह से, लेकिन बाहर जो है ना IMG जो अगर आप परस्यू करते हो, USMLE प्लान वगैरह, तो साइकेट्री जो है ना दैट इज़ अ वेरी गुड रोटेशन, बिकॉज
आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स बड़ी अच्छी होती हैं और जो अच्छी तरह सुन सकता है ना लोगों को, अच्छे मशवरे दे सकता है, उसके लिए साइकियाट्री इज़ अ वेरी गुड ऑप्शन एज़ वेल। उसके बाद जो है ना पल्मोनोलॉजी, ऑन्कोलॉजी, ये जो रोटेशंस हैं, ये आ जाती हैं फॉर दोज़ पीपल जिन्होंने अपने जो है ना डर्मेटोलॉजी, डर्मा का नॉलेज बहुत हाई होता है। डर्मेटोलॉजी रोटेशन होती है जिन्होंने आइदर इस फील्ड को आगे परस्यू करना है और उन्होंने अपने फॉरेन एग्जाम देना है, तो दे नीड अ लाइटर रोटेशन जिसमें वो प्रिपेयर कर सकें। गोइंग ऑन टू सर्जिकल एलाइड में सबसे हेक्टिक जो है गायनी, हैंड्स डाउन, ठीक है, लेकिन द मोस्ट फ्रूटफुल एज वेल। ईएनटी वेरी लर्निंग और जो है ना वेरी फ्रेंडली फॉर दोज हु हैव टू डू फॉरेन एग्जाम इफ जो है ना आपके एचओसी की तादाद ज़्यादा है, वरना इमरजेंसी कॉल ऑफ ईएनटी कैन बी वेरी वेरी हेक्टिक क्योंकि हर दूसरा बंदा कान में दर्द है, नाक बंद है, जुकाम है और जो है ना इस तरह से हो रहा है, ठीक है। बाकी जो मेरे ख्याल में जो मैंने रोटेशन रखी थी, ऑप्थेल्मोलॉजी इज अ रोटेशन जो कि वेरी वेरी लाइट है सर्जिकल लाइट में एंड वेरी वेरी प्रोडक्टिव फॉर जो है ना आपके फॉरेन एग्जाम। आई टुक ऑप्थेल्मोलॉजी एज माय रोटेशन एज वेल, ठीक है, क्योंकि मैं स्टेप की तैयारी कर रहा हूँ तो उसके लिए मैंने ऑप्थेल्मोलॉजी मेरी जो है सर्जिकल लाइट थी और डर्मा मेरी मेडिसिन लाइट थी। मेरिट भी मेरा अच्छा था तो मुझे वो चीज़ें मिल गई थी, बट मैंने मेडिसिन और सर्जरी के वार्ड्स अपने बेहतरीन रखे थे जो सबसे काम करने वाले थे, सिखाने वाले थे और जो है ना लाइक द बेस्ट वार्ड, क्योंकि मेरा मेरिट भी था और वो मुझे जो है ना इस तरह था कि मैंने अगर आपकी दूसरी रोटेशन हल्की रखी हैं तो जो है ना मुझे इसमें सीखने का काफ़ी मौका मिल जाए। फिर आपके पास आ जाती है उसमें एनेस्थीसिया, वेरी वेरी फ्रूटफुल। आपने पढ़ना है थोड़ा बहुत पढ़ भी सकते हो क्योंकि आपने पेशेंट की साइड पे बैठना है, 15-15 मिनट बाद वाइटी मॉनिटरिंग डालनी है, तो है ना आपको काफ़ी फ़ायदा होता है। लेकिन अगेन आपका क्लिनिकल हैंड, आपका हाउ टू जो है ना टोन योर रिफ्लेक्सेस, हाउ टू जो है ना होन योर रिफ्लेक्सेस अच्छे किस तरह करने हैं, तो वो एनेस्थीसिया इज़ अ वेरी वेरी गुड रोटेशन एंड हाईली रिकमेंडेड। अगर मैंने एग्जाम ना देना होता तो मैं वाकई एनेस्थीसिया चूज़ करता इंस्टेड ऑफ जो है ना डर्मेटोलॉजी मेरी मेडिसिन लाइट में, क्योंकि एनेस्थीसिया एक इकबालियंस के लिए मेडिसिन लाइट है, नॉट सर्जिकल लाइट, जो कि मोस्ट इंस्टीट्यूशन में इस तरह से है, ठीक है। फिर हम आ जाते हैं उसके बाद जो है ना पीडियाट्रिक सर्जरी, कार्डिक सर्जरी, प्लास्टिक सर्जरी, ऑर्थो, ठीक है। ऑर्थो इज़ अ गुड रोटेशन कि आपको ना काफ़ी हद तक जो है ना फ्रैक्चर को मैनेज करना, ट्रॉमा को मैनेज करना आ जाता है। पाकिस्तान में जितने जितने आरटीएज होते हैं, तो जो ऑर्थो बॉयज़ होते हैं हमारे, या जो ऑर्थो में पीजीआर्स होते हैं, इवन द फीमेल्स हू परस्यू ऑर्थो काफ़ी कम होती हैं लेकिन हो जाती हैं, ठीक है। उनको जो है ना आरटीए को डील करना बहुत अच्छा आता है और ये जो है ना कि एक्सटर्नल इंटरनल फिक्सेशन वगैरह फ्रैक्चर दे टेंड टू मैनेज देम वेरी वेरी वेल। लेकिन ये तमाम रोटेशन थी, कार्डिक सर्जरी, पीडियाट्रिक सर्जरी, प्लास्टिक सर्जरी, ऑर्थो, ठीक है ना, दीज आर दोज रोटेशन जिसके अंदर आप एग्जाम की तैयारी कर सकते हो। इन शॉर्ट, जिस माइनर रोटेशन या अलाइड रोटेशन की भी आगे इमरजेंसीज होती हैं तो ऑटोमेटिकली आपकी कॉल्स होंगी तो वो हेक्टिक हो ही जाती हैं। तो अब मैं आपको और अगेन इट ऑल डिपेंड्स ऑन नंबर ऑफ हाउस ऑफिसर्स देयर आर। कॉल्स इसी पे लगती हैं 1 in 3 कॉल से लेके 1 in 6 कॉल, 1 in 15। नेफ्रो हमारी मुझे याद है मेडिसिन अलाइड इज वेरी गुड रोटेशन एज वेल, ठीक है। और सर्जिकल लाइट में यूरोलॉजी, नेफ्रो और यूरोलॉजी का कॉम्बिनेशन इज वेरी वेरी गुड। आप यूरोलॉजी में देखो सारा ब्लैडर और यूरेथ्रा वगैरह का सीखते हो, नेफ्रो में आप किडनी का सीखते हो, तो आप देखो एक पूरा सिस्टम है जो रीनल है और जो है ना यूरिनरी सिस्टम है आपका, तो वो आपका काफ़ी एक अच्छा कॉम्बिनेशन बन सकता है फॉर जो है ना मेडिसिन एंड लाइट नेफ्रो में रख लो। उसमें आपके बेसिकली होता है कि आपने मेडिसिन के साथ अभी काफ़ी केसेस कोरिलेट होते हैं, तो आपकी मेडिसिन अच्छी हो जाती है और किस तरह से इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस को मैनेज करना, AKI CKD वगैरह, तो ये सारी चीज़ें भी है ना काफ़ी हद तक, स्टोन्स कैसे मैनेज करना है आपको पता है OPD केसेस में जो है, या आप फर्स्ट एड करते हो तो मसले ये सारे होते हैं। तो वेरी वेरी फ्रूटफुल एज वेल, अ कॉम्बिनेशन ऑफ यूरोलॉजी एंड नेफ्रोलॉजी एंड सर्जिकल एंड मेडिकल अलाइड रिस्पेक्टिवली, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आ जाती हैं पाकिस्तान में परस्यू करने के लिए, मैंने आपको बता दिया, और मोस्टली स्टेप्स और स्लैब को भी करने के लिए। अब सीक्वेंस ऑफ रोटेशन कैसे रखना है, अब आप लोगों ने देखना है कि आपने अपने एग्जाम स्केजुअल कैसे करने हैं, ठीक है। कुछ बच्चे अब स्टेप्स या स्टेप 1 स्टेप 2, किसी का स्टेप 2 हो रहा होगा, किसी का स्टेप 1 है, किसी ने तैयारी शुरू करनी है, तो आप अपनी रोटेशन उस लिहाज से, जो पाकिस्तान में रहने वाले हैं उनको तो कोई टेंशन नहीं है इस चीज़ की, तो वो आराम से SCPS की तैयारी करनी है तो वो अपनी रोटेशन का सीक्वेंस रख सकते हैं एट देयर ओन ईज। आई वुड स्टिल सजेस्ट कि आपकी जो स्टार्ट वाली रोटेशन है, ट्राई टू डू जनरल मेडिसिन एंड जनरल सर्जरी इन द स्टार्ट। बंदा इंथुसियास्टिक होता है, थोड़ा हिम्मत होती है, जान होती है, बंदा जान मार लेता है, और ना आहिस्ता आहिस्ता आते थर्ड रोटेशन के एंड पे बंदा टोटली बर्नड आउट होता है। आखिरी रोटेशन हमारे कोलीग्स ने भी जिन्होंने मेडिसिन की रखी थी तो दे स्ट्रगल्ड अलॉट, और आखिरी रोटेशन में मेडिसिन में हाउस ऑफिसर भी काफ़ी अनइक्वली डिवाइडेड होते हैं। एक मेडिसिन के वार्ड में हमारे 40 HOs थे, एक में 15 थे,
मेडिकल ईआर वही है, पेशेंट लोड वही है, राउंड वही है, ट्रीटमेंट वही है, एल्गोरिदम वही है, प्रोटोकॉल आपने वही फॉलो करना है। तो पर पेशेंट कितना, पर एचओ कितना मसला हो जाता है, जिसके 15 एचओ हैं जिस डिपार्टमेंट में, और जिस डिपार्टमेंट में 40 हैं, उनके लिए कितनी आसानी होती है, ठीक है ना। तो यू हैव टू चूज दिस थिंग एज वेल, आपकी जो है ना कि आपके नंबर ऑफ एचओज और आपके पीजीआर, आपका ट्रीटमेंट और उस वार्ड का माहौल किस तरह है, टॉक्सिक तो नहीं है, ऐसा नहीं, क्योंकि आपकी फिजिकल और मेंटल हेल्थ किस तरह की रहती है, इट ऑल डिपेंड्स ऑन दिस थिंग एज वेल, ठीक है। तो रोटेशन में जो पाकिस्तान में रह रहे हैं, आई वुड स्टिल सजेस्ट मेडिसिन सर्जिकल सर्जरी पहले रखो, और सर्जिकल मेडिसिन लाइट में भी अगर आपने रखना है, इफ समवन वांट्स टू गो फॉर पीड्स, तो आई वुड सजेस्ट के साथ ईएनटी या एनेस्थीसिया का कॉम्बिनेशन रख लो, ताकि एक रोटेशन थोड़ी लाइट हो, ऐसा ना हो कि 3 हेक्टिक कर रहे हो सर्जरी मेडिसिन पीड्स, तो चौथी थोड़ी बंदा रिलैक्स करे। और जिसने रखनी है गायनी, तो आई वुड सजेस्ट देम कि जो है ना वो थोड़ी मेडिसिन लाइट हल्की नेफ्रो रख ले, वेरी फ्रूटफुल, वेरी लर्निंग के लिहाज से अच्छी, तो ये वाली चीज़ कर ले, ठीक है। अब रोटेशन को रखने का एक इंपॉर्टेंट, जिन्होंने गायनी जिन्होंने सॉरी प्लैब परस्यू करना है, तो उनको पता है कि उन्होंने क्या, अगर फेब्रुअरी का प्लैब देना है 2024 वाला, मई का देना है या अगस्त नवंबर का देना है, ठीक है ना। तो आई वुड सजेस्ट पहली 2 हेक्टिक रोटेशन, लास्ट 2 इफ यू आर ऑन मेरिट टेक लाइट रोटेशन, ठीक है। आपने सर्जरी मेडिसिन में अपने हिस्से का सीख लेना है, लाइट रोटेशन रखो, फायदे में रहोगे। तो उसमें क्या सीन है कि जो है ना, अगेन एज सजेस्टेड डर्माटोलॉजी, मेडिसिन लाइट में साइकेट्री, पल्मो, ये बड़ी इजी रोटेशन है, इवन नेफ्रो टू सम एक्सपेक्ट, लेकिन नेफ्रो थोड़ी जो है ना हेक्टिक हो जाती है, कार्डिक में भी जो है ना कॉल्स थोड़ी हेक्टिक हो जाती हैं। तो दीज आर द 3 मेजर रोटेशन जो कि हर इंस्टीट्यूशन में जनरली, और हमारे इलाहाबाद मेडिकल कॉलेज में स्पेसिफिकली ना काफ़ी जो है ना एग्जाम फ्रेंडली रोटेशन हैं। फॉर जो सर्जिकल लाइट है, पीडियाट्रिक सर्जरी, कार्डिक सर्जरी, बर्न है जो जो होती है, प्लास्टिक सर्जरी की रोटेशन होती है, ऑप्थेल्मोलॉजी, ये 4 टॉप टियर रोटेशन है, बड़ी अच्छी जो है ना एग्जाम्स के लिए। फिर आपकी आ जाती है यूरोलॉजी, ईएनटी, और जो है ना गायनी, गायनी सबसे नीचे आती है क्योंकि उसमें काम बहुत ज़्यादा पढ़ाई नहीं होती है आपकी, ठीक है। ये चीज़ें हैं, जिन्होंने अपने स्टेप्स प्लान करने हैं, वो अपनी पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी रोटेशन, अपने एग्जाम की डेट्स और अपने जो टेंटेटिव ड्यूरेशन है, जहाँ पे उन्होंने अब वो करना है, टारगेट करना है, वहाँ पे रखें। जिन्होंने प्लैब देना है, थर्ड फोर्थ रोटेशन हल्की रखो, जून में जुलाई में आपकी हाउस जॉब खत्म होनी है, जून के मिड में, मई के एंड पे, तो जिसने अगस्त वाला प्लैब देना, दे वुड हैव 2-3 मंथ सफिशिएंट, और जो है ना आखिरी रोटेशन में भी पढ़ सकते हो, 4-5 महीने प्लैब की तैयारी के लिए बेहतरीन होते हैं, ठीक है। तो ये जो है ना आपकी इंपॉर्टेंट चीज़ है। अब रोटेशन के अंदर एक हम करते हैं कि हमने किस तरह चूज रोटेशन वाइजली की बात तो कर ली। अब सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात है कि आपने अपनी लिमिट्स को याद रखना है। आप रोबोट नहीं हो, आप इंसान हो, इमोशनल, और आपकी जो है ना मेंटल फिजिकल नीड्स हैं, ठीक है। आपने उन चीज़ों को एड्रेस करना है हाउस जॉब के अंदर। तो जो है ना आपने सबसे पहले ये चीज़ देखनी है कि आपने अपने मेंटल फिजिकल हेल्थ के एक्सपेंस पे कभी भी अपनी चीज़ को, पेशेंट को डील इस तरह से नहीं करना। मेंटल और फिजिकल हेल्थ आपकी अगर ठीक होगी, तो आप पेशेंट को अच्छी तरह से जो है ना मैनेज करोगे, और उस तरह से जो है ना आप, ज़ाहिर है कि अगर आप खुद ही एग्जॉस्ट होगे, बर्नट आउट हुए होगे, तो आप पेशेंट केयर और क्रिटिकल केयर में किस तरह से जो है ना वो इम्पोर्टेंट अपना जो है रोल आप परफॉर्म कर सकते हैं। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट यू स्टे हाइड्रेटेड, यू स्टे जो है ना नॉट हंग्री, अपना खाना टाइम पे खाओ, चलते फिरते खाओ, ऐसा नहीं कि बैठ के 20 मिनट आधा घंटा नहीं मिलता, स्टिल जो है ना आप अपना टाइम पे खाना पीना करो, अपना वो करो, अपनी जो है ना साथ, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि आपने अल्लाह ताला के जो है ना बगैर आपकी हाउस जॉब फुलफिलिंग इस तरह से नहीं है कि बहुत से क्रिटिकल मोमेंट्स आएंगे, पेशेंट्स क्रिटिकल होंगे, आप पे मसले मसाइल वगैरह सारा कुछ हो सकता है। तो आपने जो है ना इस चीज़ में के साथ साथ ये चीज़ें जो है ना, इन चीज़ों ने भी आपको इन चीज़ों से निकालना होता है। सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है, अपनी इमोशनल रेगुलेशन करना इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। अगर आपका पहले पेशेंट की डेथ होती है, तो दैट इज़ वेरी वेरी जो है ना हार्ट रेंडिंग मसला होता है। इवन आई क्राइड व्हेन माय फर्स्ट पेशेंट डाइड, ठीक है, एक्सपायर्ड। तो जो है ना ये आपने देखना है, आपके पास आपके दोस्त होने चाहिए जिनसे आप शेयर करो, आपके जो है ना इमोशनल बर्डन उतारना है, अंदर बॉटल अप नहीं करना, क्योंकि और अपने आप को ठीक करके अगले पेशेंट पे जाना है, क्योंकि आप इमोशनली क्लाउडेड हो गए, आपकी जजमेंट क्लाउड हो गया, आपका अगला पेशेंट जो सफ़र करेगा, ठीक है। इस चीज़ को ख्याल में रखना है। मेडिसिन सर्जरी की रोटेशन अपने दोस्तों के साथ रखो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि मेडिसिन एंड सर्जरी की रोटेशन वेरी हेक्टिक, बनने के बहुत ब्रेकडाउन होते हैं, ठीक है। तो ट्राई टू कीप देम विद योर फ्रेंड्स, ताकि जो है ना सफ़र करे तो सारे मज़े के साथ सफ़र इकट्ठी करो, और जो है ना आपको एक शोल्डर मिल जाए कि मसले वगैरह इस तरह से, ठीक है। इंपॉर्टेंट चीज़ है कि द थिंग्स यू नीड टू लर्न इन हाउस जॉब, सबसे इंपॉर्टेंट बात है, यू नीड टू लर्न द बेसिक्स सबसे पहले। और किताबें क्या इस्तेमाल करनी है, जो आपको आपके डिपार्टमेंट वाले कहें तो कहें, आपकी जो ऑक्सफोर्ड मेडिसिन होती है ना, वो एक हैंडबुक जो है
फॉर मेडिसिन एंड फॉर सर्जरी, वो 2 किताबें रखो। पीच के लिए आप पीच की रख लो। ऑक्सफोर्ड की मेडिसिन या उन चीज़ों की हैंडबुक्स आर द ओनली थिंग यू नीड, नथिंग एल्स इज़ रिक्वायर्ड, द बेस्ट थिंग्स यू फ्रॉम व्हिच यू कैन लर्न। आपको पेशेंट किस तरह के मैनेज, आपको आईवी लाइंस पास करना आना चाहिए, ठीक है। आपको जो है सैम्पलिंग करनी आनी चाहिए, आपको किस तरह से जो है ना प्रोटोकॉल, अपने ग्लव्स पहनने हैं, आपने फिंगर प्रिक से बचना है, किस तरह से करना है, ये चीज़ें आर वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। हर सर्जिकल यूनिट्स हैं जो, और जो सर्जिकल लाइट वगैरह हैं, ये 80 जो है ना BLS बेसिक लाइफ सपोर्ट और 80 LS एडवांस ट्रॉमा लाइफ सपोर्ट है, ये कोर्सेज खुद ही डिपार्टमेंट में करवाते हैं, तो वो आपने लेने हैं, ठीक है। और वो जो हमारे PGR जो सर्टिफाइड होते हैं ना, जिन्होंने ली होती है वर्कशॉप के लिए, वही सिखाते हैं, तो मेक श्योर इस तरह की चीज़ें। डोंट रन आफ्टर प्रोसीजर्स लाइक स्पाइनल लंबर इंट्यूबेशन, बहुत शौक है करने का, बंदे को बहुत थ्रिल आती है, बट अगर आप लोग आईवी लाइन पास नहीं कर सकते, फ्लूइड मैनेजमेंट नहीं आपको आती, पेशेंट को बचाना किस तरह है, पेशेंट आ गया है हाइपोथर्मिया का शिकार है, पेशेंट फ्लूइड हाइपोवोलीमिया हुआ है, उसको पेशेंट की पल्स नहीं आ रही, बीपी लेस है, एयरवे मैनेज करना नहीं आया, तो ऐसी स्पाइनल का, ऐसे लंबर पंक्चर का कोई फ़ायदा नहीं है कि आपको बेसिक चीज़ें आती नहीं हैं जो कि पेशेंट की जान बचानी होती है, ठीक। फाइनल नंबर तो आपके सीनियर्स भी कर लेंगे, लेकिन बेसिकली हाउस ऑफिसर्स आर द फर्स्ट लाइन, वो जो सोल्जर्स होते हैं कि जिन्होंने पेशेंट को इस तरह से मैनेज करना है, किस तरह से आपको फोलीज डालनी आनी चाहिए, एनजी किस तरह डालने हैं, किस तरह से हेड पोजिशन, तो ये चीज़ें सीखो क्योंकि इनका आगे फ़ायदा होना है। आईवी लाइन पास करना, पेशेंट नोट्स डालना, हिस्ट्रीज डालना अच्छी सीखनी है, पेशेंट की बेड साइड पे ये चीज़ें इंपॉर्टेंट, पेशेंट के सिम्टम से आप डिफरेंशियल अच्छे बनाना सीखो, ये हैंडबुक में सब कुछ मिलता है, दीज आर द थिंग्स यू नीड टू कॉन्सेंट्रेट ऑन, ठीक है। अपनी डॉक्यूमेंटेशन रखना इज़ द वेरी 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 इंपॉर्टेंट थिंग इन हाउस जॉब। कोई मसला हो, कोई चीज़ हो, आपने कोई चीज़ ना की हो, आपने कोई ड्रग ना दिया हो, पेशेंट एक्सपायर कर गया, डॉक्यूमेंटेड होगा ना कि दिया हुआ है, इवन दो कोई खुदा न खास्ता नेग्लिजेंस हो जाती है, नर्सेज बात बात नहीं करती, हमारे पास रिसोर्सेज अवेलेबल नहीं है, बट इफ़ इट इज़ डॉक्यूमेंटेड यू विल गेट सेव्ड, इफ़ इट्स नॉट डॉक्यूमेंटेड यू विल एक्चुअली जो है ना सफ़र अ लॉट, ये बात याद रखना। अपनी डॉक्यूमेंटेशन मेडिसिन सर्जरी माइनर रोटेशन या एलाइड्स हैं उनमें भी पूरी पूरी रखी है, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज़ अबाउट जो है ना आपकी डॉक्यूमेंटेशन, वो रखोगे तो ना कोई मसला नहीं होगा, डॉक्यूमेंटेशन पूरी नहीं होगी कोई बंदा भी आपको पकड़ लेगा, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखनी है। बाकी है कि केस रिपोर्ट्स वगैरह बहुत अच्छी होती हैं, रिसर्च आपके पास बहुत अपॉर्चुनिटी है, साल में यू कैन राइट मैनी केस रिपोर्ट्स, लेटर टू एडिटर्स वगैरह, ये चीज़ें हैं ना। कोई पेक्यूलियर केस आ गया, मुझे याद है हमारे पास ना एक आया था, क्या होते हैं वेल्स डिजीज़ का केस आया था मेडिसिन के अंदर, ठीक है। तो जो है ना इट वाज अ केस रिपोर्ट आई रोट एंड दैट वाज वेरी वेरी हेल्पफुल। आप प्रेजेंटेशन जो मैंने अपनी आई की रोटेशन में ये शेख सैयद में एक इंटरनेशनल रिसर्च, इंटरनेशनल कह रहा हूँ, रिसर्च नेशनल एक लेवल पे ना एच ओ पी जी आर और अंडर ग्रेड की हुई थी, मैंने उसमें पेपर प्रेजेंट किया था। मैंने क्लिनिकल पैथोलॉजिकल कॉन्फ्रेंसेज होती हैं हमारे कॉलेज में जो हॉस्पिटल वाले करते हैं, मैंने उसमें अपनी डर्मा में जो है ना जीरो डर्मा पिगमेंटोजा की प्रेजेंटेशन दी थी। सर्जरी में वी हैड अ पार्ट ऑफ एमकॉन, इलाहाबाद मेडिकल कॉलेज साइंटिफिक कॉन्फ्रेंस हो गई, उसमें हमने लिम्फ नोड बायोप्सी वगैरह के सेमिनार्स जो है ना उसको हमने ऑर्गेनाइज करवाया था, ब्रेस्ट सिम्पोजियम हमने अरेंज कराया, तो इन चीज़ों में इन रहना है, ये आपकी सीवी में बहुत अच्छे लगेंगे, ठीक है। दी सर्टिफिकेट्स वगैरह ये बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। और एक चीज़ इंपॉर्टेंट है कि आपने अपने पास लॉग बुक्स रखनी है, रिटन रख लो या डिजिटल रख लो, जिसमें अपने एक्सपीरियंसेस, अपने जो है ना नॉलेज, अपनी चीज़ें, व्हाट द थिंग्स यू डिड रॉन्ग एंड हाउ यू कैन इम्प्रूव देम विद ईच पासिंग रोटेशन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है। स्टाफ नर्सेस और जो है ना आपके स्टाफ होते हैं, पीजीआर्स होते हैं, जिनको जितना उठाओगे वो आपको उतना ही सिखाएंगे, ये बात याद रखना, लेकिन अगेन नॉट एट द कॉस्ट ऑफ सेल्फ रिस्पेक्ट, ठीक है। आप एक डिस्टेंस बाउंड्री अपनी मेंटेन करो, इतना केयरिंग भी नहीं होना और इतना हार्श भी नहीं होना, मिड लेवल रहना है, यू विल सर्वाइव। वेरी इंपॉर्टेंट थिंग रिगार्डिंग, जिस तरह हमने देखा कि डॉक्टर्स पे जो मार धाड़ होती है बचाने वाला कोई नहीं होता, ठीक है। तो कि आप जितने मर्जी ले आओ कॉन्सिक्वेंस ले आओ अपने के, हम डॉक्टर्स की राइट करेंगे, जो ओपीडीज बंद रही हैं, डॉक्टर जावेद अकरम ने एक्शन लिया और उसने क्लॉजेस डाले एंड ऑल, एंड आई थिंक कि आप लोगों की पे भी शायद बढ़ रही है, आई थिंक 60-70 हमारी तो जो है ना वो आपकी जो है ना 75 तक जो है ना प्रॉब्ली शायद जाए, सुनने में आई है, नॉट श्योर। तो इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है ना, नेवर गिव फॉल्स होप टू द पेशेंट एंड देयर अटेंडेंट्स, ऑलवेज डू नेगेटिव काउंसलिंग। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपके पास पेशेंट आते हैं ना, पेशेंट को जो है ना वो होने में ना डिटेरिएट होने में टाइम नहीं लगता। आपको पता है जिस तरह पाकिस्तान के हालात हैं, तो चीज़ अवेलेबल ना हो, पेशेंट को जो है ना अगर फर्स्ट पर एनाफाइलेक्सिस है बड़ी आसान चीज़, लेरेंजियल एडीमा हो गया, आपके पास ईटीटी पास करने के लिए ट्रेकियोस्टमी का सामान नहीं है, पेशेंट एक्सपायर कर जाता है। पेशेंट को आपने हमेशा, पेशेंट के रिलेटिव को आपने हमेशा जो है ना नेगेटिव काउंसलिंग करनी है,
कि हम पूरी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हालात साउथ या साइड वे भी जा सकते हैं। ठीक है, तो इस चीज़ के बारे में जो है ना आपने बड़ा ख्याल रखना है कि जो है ना नेवर गिव जो है ना आपका नेगेटिव काउंसलिंग आप वाईफाई आ रहा है? हेलो, आपको आवाज़ आ रही है मेरी? अच्छा, तो यस। हम बात कर रहे थे नेगेटिव जो है ना नेगेटिव काउंसलिंग की। पेशेंट के रिलेटिव या अटेंडेंट्स जब भी आए, आपने कभी भी उनको जो है ना ये नहीं कहना पेशेंट ठीक हो जाएगा, ये हो जाएगा, इस तरह से हो जाएगा। हमेशा कहना है कि आपने एक जो एस्पेक्ट होता है कि पेशेंट को ये कॉम्प्लिकेशन है और पेशेंट की एट द एंड डेथ हो सकती है, खुदा ना खास्ता, ये बताना है। माइनर से माइनर प्रोसीजर की भी आपने हमेशा रिटन कंसेंट और क्रिटिकल काउंसलिंग करवानी है, सिग्नेचर्स लेने हैं, थंबप्रिंट्स लेने हैं, ताकि जो आपके पास अगेन डॉक्यूमेंटेशन आपकी पूरी हो। ये चीज़ें जो है ना बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। बाकी जो है ना ओरिएंटेशन या फिर गोल द नीच रोटेशन इस तरह से होने चाहिए कि आपको उस रोटेशन की या उस चीज़ की बेसलाइन जो है ना आनी चाहिए। अगर आप पीसीयू की रोटेशन करते हो तो आपका ऑब्वियस सी बात है एक बेसलाइन गोल होना चाहिए कि चेस्ट पेन के पेशेंट को मैनेज कैसे करना है, ईसीजी कैसे पढ़नी है, स्ट्रेप्टोकाइन की कॉन्ट्रा इंडिकेशन इंडिकेशन क्या है, ठीक है। किस तरह से कॉल पे अगर कोई चेस्ट पेन का पेशेंट आ जाए, अगर उसकी जो है ना हार्ट अटैक एमआई से मैनेज कैसे करना है, तो ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट कार्डियो के लिए इंपॉर्टेंट है। मेडिसिन में क्या है कि आपने चीज़ किस तरह से लेनी है, डायग्नोसिस जो है ना सिम्टम्स पे किस तरह से बनाना है, किस तरह से आप लोगों ने जो मेन प्रोसीजर है, जिस तरह के जो है ना आपने आईवी लाइंस पास करना, जो है ना चेस्ट ट्यूब डालना सीखना है सर्जरी के अंदर, ठीक है। ये अंडर जो है ना गाइडेंस और ऑब्जर्वेशन ही होता है कि सीनियर आपको देख रहा होता है, लेकिन ये चीज़ें एक दफ़ा अपने हाथ से करवानी है, ठीक है। करोगे आपको एक्सपीरियंस होगा, पहले एक दफ़ा डर होता है बंदे को, फिर वो चीज़ खत्म हो जाती होती है। एमओटी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, माइनर ऑपरेशन थिएटर, जहाँ पे आपने स्टिचेस लगाने हैं, जहाँ पे आपने जो है ना डिब्राइडमेंट्स करनी है वूंड की, जहाँ पे आपने बर्न के पेशेंट्स को मैनेज करना है सर्जिकल रोटेशन से, जहाँ पे जो है ना आपने डायबिटिक फुट्स को ट्रीट करना है, जहाँ पे आपने एब्सेसिस को ड्रेन करना है। ये सारी चीज़ें जो है ना आपको बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप अपने हाथ से ये चीज़ करें, क्योंकि आप वही वाली बात है कि 3 महीने होंगे, ये रोटेशन आप सुकून से भी छुप के गुजार सकते हो, भाग भूग के, और इसी रोटेशन में अगर आप सीखोगे तो एट द एंड आपका ही फ़ायदा होगा। और जो है ना यही है कि आपको इन द लॉन्ग रन ये चीज़ आपके एलओआर के ऊपर बहुत अच्छी जो है ना लगेगी भी। बेसिक एसओपी जो हमारे वार्ड एडमिशन और डिस्चार्ज के होते हैं ना, हमेशा आपको हर वार्ड की अपनी पॉलिसी होती है जो कि आपको ब्रीफिंग देता है कि आपने हमेशा पहले जो एक बेसिक जनरल चीज़ है कि आपने रिसीविंग वाइटल्स डालने होते हैं जब भी हैं पेशेंट के सारे वाइटल्स लेके आपने जो है ना पेशेंट की जो है ना जनरल फिजिकल एग्जामिनेशन करनी होती है। तो उसके बाद आपने जो है ना जो नर्सेज के जो है ना टीटीआर चार्ट होते हैं, ट्रीटमेंट टिकट होती है, उनसे कहते हैं, जिसमें ड्रग्स लिखे होते हैं। हमेशा आपने ड्रग जब भी लिखने हैं आपने लिखना है कि कौन सा ड्रग है, ड्रग का नाम, उसका रूट पर ओरल है, सबक्यूटेनियस है, आईवी है, इंट्रामस्कुलर है, उसकी डोजेज, और नीचे अपने सिग्नेचर और टाइम डालना है। अगेन वही वाली बात डॉक्यूमेंटेशन करनी है कि जो चीज़ें मैं एम्फोसाइज कर रहा हूँ कि आपके पास कोई भी चीज़ ड्रग अवेलेबल हो ना हो, डॉक्यूमेंटेड चीज़ होगी ना, तो दैट विल सेव यू इन ऑल द थिंग्स। अगर खुदा ना खास्ता पेशेंट डिटेरियोरेट कर जाता है, अगर ड्रग आपने लिख के दिया है, उसके अटेंडेंट से लेके आए, नर्सेज ने नहीं लगाया, एटलीस्ट आप अपनी तरफ से तो सेफ साइड पे हो ना कि आपने ऐसी कोई चीज़ अनडॉक्यूमेंटेड छोड़ी नहीं है। इस चीज़ का जो है ना ख्याल रखना है। अच्छा, जब भी आपके एनुअल ऑर्डर्स बनते हैं, एनुअल ऑर्डर बेसिकली के सारे बच्चों ने जो प्राइवेट होते हैं, जो फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट्स होते हैं, और जो आपके जो होते हैं ना अपने इंस्टीट्यूट के ग्रेजुएट्स होते हैं, उनके एनुअल ऑर्डर्स निकलते हैं। वो बेसिकली होता है कि फर्स्ट से लेकर एंड तक मेरिट लिस्ट के मुताबिक आपकी रोटेशंस लगती हैं, तो आप देख सकते हो कि कौन कौन से कोलीग्स आपके हैं, उस लिहाज से बैचेस बना सकते हो, उस लिहाज से जो है ना आप सारा कुछ ही देख सकते हो, हाउस ऑफिस कितने हैं, तो उस लिहाज से आपकी कॉल्स प्लान होती हैं, उस लिहाज से आपके जो है ना इमरजेंसीज में कितने कितने ग्रुप में बच्चे होंगे, वो सारा कुछ होता है। पास आफ्टर एमबीबीएस 3 है जो बताए थे, आइदर जो है ना आपने पाकिस्तान में रहना है, जिसकी आपको रोटेशन का सीक्वेंस बता दिया, और ये भी देखना है कि आपकी फोर्थ रोटेशन में रमज़ान आएगा। तो जिसने भी अपनी हल्की रोटेशन रखनी है वो अपनी फोर्थ रोटेशन रखे जो मेरिट पे, और जो अपनी जो है ना रोटेशन को अपनी पसंद से चूज़ कर सकता है, ऐसा नहीं है कि जो है ना रोटेशन उसको चूज़ कर रही हैं। तो फोर्थ रोटेशन में आपकी रमज़ान है, रमज़ान में मेडिसिन और सर्जरी
की जो मेजर रोटेशन रखना इज़ काफ़ी जो है ना इस लिहाज से बेवकूफ़ी है बड़ी कि आपको जब इमरजेंसीज़ करनी पड़ती हैं रोज़े में, पेशेंट्स अच्छी तरह मैनेज नहीं होते क्योंकि इमरजेंसीज़ आर वेरी वेरी हेक्टिक। 12 घंटे की इमरजेंसी सुबह 6 से शाम 6 तक करनी पड़ेगी ना, रोज़े में तो इंसान को लग समझ जाती है। तो कोशिश करें कि मेडिसिन और सर्जरी को अवॉइड करें। अगर आप मेरिट पे हो और अपनी रोटेशन खुद आप चूज़ कर सकते हो, कोई अलाइड की रोटेशन जो हल्की हो। अगर पीड्स है और साथ अपने ईएनटी का कॉम्बिनेशन रखें, ट्राई कि ईएनटी लास्ट हो। अगर आपने गायनेक रखी है और आपने साथ मेडिसिन में कोई दूसरी ऐसी रोटेशन रखी है जो थोड़ी लाइट है, तो कोशिश करो कि वो अलाइड रोटेशन है ना, उस तरह से हो जाए। जिस जिस बच्चे ने यूएसएमएल या प्लैब की की प्रिपरेशन करनी है एग्ज़ाम की, प्लैब की रोटेशंस आखिरी वाली आसान रखें और यूएसएमएल की अगर आपने नवंबर दिसंबर में देना है, अगले जनवरी में देना है, तो अपनी सेकंड या थर्ड रोटेशन उस लिहाज से आसान कर लो। पहली मेडिसिन कर लो और आखिरी सर्जरी कर लें, इस तरह कर लें। और अगर आपको एट द एंड चूज़ करना पड़ता है कि मैं मेडिसिन करूँ आखिरी या सर्जरी करूँ, हालात ऐसे आ जाते हैं, तो ऑलवेज़ गो फॉर सर्जरी, मेडिसिन नहीं करनी। मेडिसिन इज़ वेरी वेरी हेक्टिक, पेशेंट लोड इज़ वेरी वेरी मच, सर्जरी में फिर आपको सांस लेने का मौका मिल जाता है, ठीक है? अगर चूज़ करना पड़े तो इन दोनों में इम्पोर्टेंट जो है ना वो चीज़ है। डेली राउंड्स के लिए आपको हमेशा जो है ना टाइम की पंक्चुअलिटी जो है ना उसको अपने जो है ना काफ़ी इम्पोर्टेंट है उसको फॉलो करना। आप अपने अगर आपको अगले दिन जो है ना आपको पता है कि राउंड एचओडी का हो रहा है, सीनियर का हो रहा है, तो आप उससे पहले दिन थोड़ी देर रुक जाएँ। प्रोसीजर जो है ना पेशेंट पे फिजिकल एग्जामिनेशन, जनरल फिजिकल एग्जामिनेशन करें खुद ही अपने हाथ से, परकशन करना, किस तरह से पैल्पेट करना, जो ऑस्कुलेट करना सीखें इस चीज़ को। एक्सरेज किस तरह से, ट्रीटमेंट किस तरह से, उसको प्रोटोकॉल क्या-क्या जा रहा है, किस तरह की फिजियोथेरेपी हो रही है, क्या-क्या उसका आगे जो है ना राउंड में डिस्कशन हुई है, वो आपकी फिंगर टिप्स पे होना चाहिए, उसको क्या-क्या ड्रग्स जा रही हैं, ये और किस-किस तरह से उसकी कॉम्प्लिकेशन बेहतर हो रही है, पेशेंट वैसे ये पेशेंट मज़ीद डिटेरियोरेट कर रहे हैं। इन 3-4 चीज़ों को आपको जो है ना इन माइंड रखना बड़ा ज़रूरी है डेली राउंड पे। और कोशिश करें कि अपनी हिस्ट्रीज़ को प्रेज़ेंट करें। एचओडीज़ रियली लाइक दोज़ जो है ना हाउस ऑफिसर जो कि अपनी हिस्ट्रीज़ खुद प्रेज़ेंट करते हैं, अपने बेड्स खुद प्रेज़ेंट करते हैं। और ये जो चीज़ है ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। और एक जो मेजर क्वेश्चन है कि बच्चों का जो है ना कि जो प्राइवेट मेडिकल के जो ग्रेजुएट्स होंगे वो हाउस जॉब जो है गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन में करें, उसका कितना फ़ायदा कितना नुकसान है। मेरे ख्याल से जो है ना इट्स ऑलवेज़ जो है ना आपकी काफ़ी हद तक ज़ाहिर है कि मोस्टली बहुत लाइक बच्चे भी मैंने देखे हैं हमारी रोटेशन में प्राइवेट में, कि इट वाज़ जस्ट बैड लक कि आपका एडमिशन प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में हो गया। बट इट डज़न्ट मीन यू आर नॉट स्मार्ट या यू आर नॉट एम्बिशियस कि आप जो हो ना इंटेलिजेंट नहीं हो। मेरे काफ़ी ज़्यादा जो है ना जो कलीग्स थे प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस के, वो इंतहाई अपने काम में, वर्क एथिक में बेहतरीन थे। और उन्होंने भी इसलिए रखा कि बिकॉज़ दे वांटेड टू लर्न मोर अबाउट पेशेंट केयर। और बात वही है कि आपके जो जनरल हॉस्पिटल्स हैं और जो वहाँ पे पेशेंट लोड बहुत ज़्यादा होता है, आपको सीखने का, एक्सपीरियंस का, जिससे मैंने शुरू में कहा कि ये एक साल है जिसमें आपने जितना ज़्यादा अपने आप को आप पेशेंट इंटरेक्शन करोगे, जितना ज़्यादा अपने आप को आप ग्राइंड करोगे, उतना ही आपके बाद में फ़ायदे के जो है ना उसमें पॉसिबिलिटीज़ और चांसेस ज़्यादा हैं। तो आई वुड स्टिल सजेस्ट, अगर किसी बंदे को इश्यू नहीं है कि वो प्राइवेट से गवर्नमेंट हॉस्पिटल में विदाउट पे जॉब करे, आई वुड हाईली रिकमेंड, कोई फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स नहीं है तो उस चीज़ को परस्यू करो अगर आपका दिल है करने का। बाकी जो है यू कैन परस्यू योर हाउस जॉब इन प्राइवेट इंस्टीट्यूशन एज़ वेल। उसके बाद आप महीने-महीने की इंटर्नशिप कर लें, मेडिसिन, सर्जरी या कोई भी आपकी स्पेशलिटी जिसमें आपने करना है। बच्चों ने इस तरह किया कि कुछ हमारे साथ जिस डर्मेटोलॉजी में कलीग्स थी वो सियालकोट मेडिकल कॉलेज के थे, तो उन्होंने जो है ना वहाँ से हाउस जॉब की और फिर डर्मेटोलॉजी में आके उन्होंने इंटर्नशिप की क्योंकि बिकॉज दे हैड टू गिव देयर एफसीपीएस इन डर्मेटोलॉजी। ठीक है, तो ये चीज़ हो सकती है। अगर आपने हाउस जॉब नहीं की और आप जो है ना एक्सपेक्ट करें एग्जाम्स की वजह से कि आपको पीएमडीसी नंबर या वो आपको मिल जाएगा लाइसेंस वगैरह, तो वो नहीं मिलेगा। हाउस जॉब के बाद ही एक्सपीरियंस जब वो आप करते हो तो उसमें जो है ना वो आपको फिर उसके बाद ही जो है ना आपको प्रैक्टिस करने का लाइसेंस, जो कि रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर होता है ना, उसका नंबर, वो सारा कुछ मिलता है, उसके बगैर नहीं हो सकता। अगेन इफ यू हैव टू परस्यू यूएसएमएलई, मेडिसिन अलाइड में डर्मेटोलॉजी, साइकेट्री, और जो है ना उसके बाद आप कर लें सीसीयू कर लो। ये 3-4 रोटेशन है ना, दीज आर वेरी वेरी जो है ना स्टडी फ्रेंडली, तो इसमें आसानी हो जाती है। सर्जरी में कार्डिक सर्जरी, पीडियाट्रिक सर्जरी, प्लास्टिक सर्जरी, ये वाली रोटेशंस, और ऑप्थेल्मोलॉजी, तो दीज आर वेरी वेरी जो है ना इम्पोर्टेंट अगर आपने पढ़ना है और वर्कलोड भी कम है, पढ़ाई का टाइम भी अच्छे से निकल आता है। प्रायोरिटाइज रोटेशन सिलेक्शन को करने का तरीका वही था कि आपने देखना है आपने परस्यू बाहर में क्या करना है, पाकिस्तान में रहना है, बाहर जाना है, तो उस लिहाज से अपनी रोटेशन जो है ना आप लोग सिलेक्ट कर सकते हैं। और ऐसी कोई रोटेशन अगर आपको है ना कि आपका दिल करता है सीसीयू में जाने का, तो डू परस्यू इट। लेकिन इफ़ यू वांट टू स्टे इन पाकिस्तान तो यू वुड ऑप्ट फॉर पीड्स। तो अगर आपको सीसीयू भी करने का, इसी सीखने का शौक है,
हाउस जॉब के बाद 1 महीना 1.5 महीना लगा लो कार्डियोलॉजी में, तो वो आराम से जो आपने 3 महीने में चीज़ें करनी है ना, 1 मंथ के बाद थिंग्स बिकम रेपिटेटिव, वही चीज़ बार-बार, वही प्रोसीजर बार-बार, ईसीजी जो है ना, सब कुछ सेम हो रहा होता है और आपने जो है ना वही चीज़, वो एक्सरसाइज आपने बस रिपीट करनी होती है। तो अगर आपने पाकिस्तान में हैं तो स्टिल प्रेफर पीड्स फॉर मेडिसिन, और जो आपकी, अगर आपको रोटेशन करने का शौक है, आगे परस्यू करने का शौक है, तो यू कैन डू एन इंटर्नशिप इन दैट थिंग आफ्टर योर हाउस जॉब, ठीक है। बाकी यही है कि जो बुक्स है ना, ऑक्सफोर्ड की जो मेडिसिन जो है ना, जनरल मेडिसिन या इंटरनल मेडिसिन, ऑक्सफोर्ड की सर्जिकल गाइड और पीडियाट्रिक की गाइड है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। ये जो चीज़ है ना, आप ये वाली हैंडबुक अपने साथ रखें, अपने नोट्स के लिए छोटी सी कोई लॉग बुक साथ रखें, तो ये काफ़ी जो है ना आपको फ़ायदा इस चीज़ में होगा। कुछ बच्चों ने पूछा सर्जरी में वार्ड वीक क्या होता है। वार्ड वीक इज़ बेसिकली, आप हमारी जिस तरह सर्जिकल रोटेशन थी ना, हमारी दफ़ा 30 एचओ थे, डिवाइडेड इनटू 4 बैचेस। तो एक बैच होता है उसका इमरजेंसी ऑपरेशन थिएटर चल रहा होता है, एक का कैजुअलिटी आउटडोर चल रहा होता है, यानी सीओडी और ईओटी होता है। सीओडी होता है कि पेशेंट आया है, रेस्क्यू 1122 वाले लेके आए हैं, आपने वहाँ उसको मैनेज किया है, उसको आपने स्टेबलाइज किया, ब्लड वगैरह अरेंज किया, पेशेंट को प्रिपेयर किया फॉर सर्जरी, वो काम है सीओडी का। एक बैच वो करता है 4 में से। एक होता है ईओटी बैच, इमरजेंसी ऑपरेशन थिएटर साथ जो है ना माइनर ऑपरेशन थिएटर होता है। एक बैच वो करता है कि वो पेशेंट जब फिर शिफ्ट हुआ अंदर ऑपरेशन थिएटर में, वो मैंने किस तरह किया, दूसरा बैच सर्जरी का वो काम करता है। तीसरा होता है कि हमारी दफ़ा था कि इट वाज अ फ्री बैच, या जो है ना ओपीडी वाला वो बैच होता है। उसमें क्या होता है कि आपने ओपीडी जो आपने ऊपर आपके लेप्रोस्कोपिक ऑपरेशन थिएटर्स होते हैं, जो आपके इलेक्टिव आपके ऑपरेशन होते हैं ना, उनको संभालना होता है। वो काफ़ी सबसे आसान जो है ना वीक, उसी जो है ना वीक में जो बैच होता है उसका होता है वो वाला वीक। लेकिन वो आता है हमेशा वार्ड वीक के बाद, क्योंकि वार्ड वीक इज़ अ हेक्टिक 3 हफ्ता आपके 1 महीने का, जिसमें आपने 7 दिन घर में रहना होता है। 7 दिन घर में जो आपका जो है ना सर्जिकल वार्ड, आपका जो होम है, वहाँ पे आपने रहना है, ठीक है। उसमें किस तरह से है कि अगर आप 8 बच्चे हो बैच के अंदर, तो ऑल्टरनेट आप कॉल्स करते हो। अगर मंडे टू संडे आपका वार्ड वीक है, तो मंडे ट्यूसडे मंडे वेडनेसडे और फ्राइडे जो है ना हाफ बच्चे करेंगे, ट्यूसडे थर्सडे और जो है ना सैटरडे आधे बच्चे करेंगे। एक कॉल एक्स्ट्रा आएगी एक दफ़ा पहले 3 वाले बच्चों की, जिसको चौथी कॉल करनी पड़ेगी, चौथा दिन लगाना पड़ेगा, नाइट करनी पड़ेगी, जो स्टे करते हैं बच्चे। फिर जब नेक्स्ट टाइम वार्ड वीक है, तो बाकी जो जिनकी 3 थी लास्ट टाइम, वो लास्ट टाइम 4 कर लेते हैं। वार्ड वीक में बेसिकली आपने ना पूरा एक वीक एक बैच में अपने जो है ना वार्ड में रहना होता है। जो है ना नीचे से ऑपरेशन थिएटर से इलेक्टिव हो गए या इमरजेंसी के वहाँ से पेशेंट से ऊपर आने हैं, वार्ड में हैं, उनको मैनेज करना है। फिर प्रिपरेशन करनी है, लिस्ट्स की जो बनती हैं कि आपने पेशेंट्स को प्रिपेयर करना है ऑपरेशन थिएटर के लिए, ऑपरेट होने के लिए। तो ये चीज़ें जो है ना वार्ड वीक वालों का काम होता है। और जितना आपको क्रिटिकल केयर मैनेज करना नीचे कैजुअलिटी आउटडोर और इमरजेंसी ऑपरेशन थिएटर में आती है, उतने ही बेसिक लाइफ सेविंग प्रोसीजर सीखना, डिब्राइडमेंट सीखना, स्टिचिंग करना, बेड साइड पे वूंड मैनेजमेंट करना, वूंड वॉश करना, किस तरह से जो है ना आपने ड्रेसिंग करनी है, ये चीज़ें आपको वार्ड वीक में सिखाई जाती हैं। तो जो है ना ये इक्वली इंपॉर्टेंट होता है। इमरजेंसी में पहले-पहले जब केसेज़ आएँगे, तो यू वुड फील वेरी टेंस कि आप फ्रीज़ हो जाओगे, आपके सामने पेशेंट पड़ा, आपको समझ नहीं आएगी क्या करना है। पीजीआर्स यहाँ पे आपको हेल्प करते हैं, पीजीआर्स ने आपको सिखाना होता है, पीजीआर्स बताते हैं कि पेशेंट आया है, उसे मैनेज कैसे करना है। इसकी बड़ी अच्छी इंपॉर्टेंट एक चीज़ है कि पीजीआर जो नोट्स डाल रहा होता है ना, ट्राई टू लर्न देम किस तरह से। और अगली दफ़ा कोई इस तरह का पेशेंट आए, अपने पहले नोट्स डालो उस तरह से, वाइटल्स लो, जीपी करो, ठीक है। और जो है ना इसमें सीवीएस, रेस्पिरेटरी, सीएनएस एग्जामिनेशन, आपकी जीआईटी एग्जामिनेशन, आपका जो है ना जनरल फिजिकल एग्जामिनेशन, जिसमें आपने जॉन्डिस, एनीमिया, साइनोसिस, कोलिनाइकिया और जो है ना अडीमा आपने चेक करना होता है, ठीक है। ये चीज़ें चेक करके अपना एक प्रिलिमिनरी आप डायग्नोसिस बनाओ, और जो है ना सारा कुछ बना के अपने पीजीआर को दिखाओ। गेट इट साइन एंड स्टैम्प। और ट्रीटमेंट किस तरह से होना है, क्या आईवी लाइन लगानी है, क्या-क्या लेना है, क्या ड्रग्स देने हैं, कौन सी एंटीबायोटिक देनी है। ये विद पैसे टाइम आप सीखोगे, आप खुद लिखोगे अपना ट्रीटमेंट, अपना प्लान दिखाओगे, सीखोगे आप ऐसे। खुद लिखोगे, गलतियाँ होंगी, पीजीआर उसको ठीक करेगा। दैट वुड मेक यू वेरी वेरी एफिशिएंट, दैट वुड मेक यू वेरी वेरी एम्पावर्ड कि नेक्स्ट टाइम पीजीआर साइड पे नहीं होता, यू नो हाउ टू मैनेज दैट केस। और जितनी से इंसान को जो है ना एक फील आती है ना डॉक्टर होने की, वो चीज़ आपको बड़ी अच्छी चीज़ आती है। अबाउट मैनेजिंग स्ट्रेसफुल इवेंट्स एंड सिचुएशंस, बात वही है कि आपने इमोशनल जो कोपिंग होती है, हमेशा आपने उस चीज़ को पहले पूरा कोप करना है, उसके बाद अगले पेशेंट पे जाना है। बिकॉज आपके एक जो पेशेंट की जो है ना डेथ है, वो आपके अगले पेशेंट की ट्रीटमेंट को इफेक्ट कर सकती है। अगेन, ऐसा नहीं करना कि आप हमेशा अपनी जो है ना जुरिस्डिक्शन में रह के, अपनी जो आपकी पावर, आपकी ड्यूटी है, उनमें रह के अपनी पूरी एफर्ट देनी है।
पेशेंट केयर पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना, अपनी स्लीप को पूरा रखना, खुद भी आपके जो है ना जितना ड्यूरेशन है हैंग आउट्स करो, सारा कुछ करो एंड ट्राई मेकिंग न्यू फ्रेंड्स। जो हमें लगता है कि हम बहुत सुपीरियर हैं गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज वाले, ऐसी बात नहीं है। मैंने अपने प्राइवेट मेडिकल कॉलेज के कोलीग्स को हार्ड वर्किंग, डेडिकेटेड, उतना ही काइंड, हार्ड वर्क, केयरिंग पाया है, ठीक है। तो हम कोई जजमेंट पास करने वाले बंदे नहीं होते, हमेशा जो है ना आपको एक बंदे का उसके एक्सपीरियंस से काम करने के साथ ही पता चलता है, ठीक है। और ये याद रखना, बच्चे कहते हैं ना कि हाउस जॉब इज़ अ वेरी गुड एक्सपीरियंस वगैरह, ये एक बहुत बड़ी फ्रॉड स्टेटमेंट है। हाउस जॉब में नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा है एज कम्पेयर टू पॉजिटिविटी। Low points will be very, very much more than the higher points, but you have to always focus on the positive. That will always, जिस तरह ज़िंदगी में स्ट्रेसफुल सिचुएशन से निकलते हैं, तो हाउस जॉब में भी ऐसे ही निकलना है। अगेन द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, जो बच्चों ने ये भी पूछा है कि जिस तरह कुछ रोटेशन है, पाकिस्तान में गर्मियों में डायरिया बहुत होता है, डेंगू बहुत होता है, सर्दी में नमूनिया बहुत होता है। ऐसा नहीं है मेडिसिन पीट सर्जरी में आपको मेजर वही केसेस आएंगे, सारा वो नहीं होता। हाँ, मेजॉरिटी वो केसेस होती है, बट देयर आर ऑलवेज अदर केसेस जो सारे ही आते हैं। आपको हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस हर तरह के पेशेंट का मिलेगा, वैरायटी ऑफ पेशेंट विल ऑलवेज बी देयर। तो जो है ना, इसीलिए इंपॉर्टेंट है कि आपने जो भी रोटेशन रखनी है, इसमें परेशानी नहीं लेनी। पेशेंट हमारे पास जो है ना डीके का मैनेज करना आ गया, तो हमारे पास डेंगू का नहीं आएगा, डेंगू का आ गया तो अब डेंगू का अगर सीज़न नहीं है तो हमारे पास निमोनिया का पेशेंट किस तरह से आएगा, इस तरह गैस्ट्रेंटाइटिस का सारे पेशेंट्स आते हैं। ये है कि अगर कोई 20 आ रहे हैं तो अगले 5 आ जाएंगे, ऐसा नहीं है, लेकिन 5 आए ही ना, आते लाजमी है। ये चीज़ आपने याद रखनी है। दूसरा ये कि जो है ना मैक्सिमाइज लर्निंग आपने इस तरह ही, और इम्प्रूवमेंट ऑफ सीवी। इम्प्रूवमेंट ऑफ सीवी के बड़े जो है ना गूगल कोर्सेरा वगैरह आपको बताते हैं बनानी किस तरह सीवी। और इम्प्रूव हमेशा आपकी होती है अच्छे काम, अच्छी चीज़ें, प्रेजेंटेशन करके। आपने कोई केस रिपोर्ट प्रेजेंट कर दी, आपने सीपीसी या क्लिनिकल पैथोलॉजिकल कॉन्फ्रेंसेज जो है ना वो आपने प्रिपेयर कर ली। उसके बाद जो है ना आपने कोई रिसर्च पेपर प्रेजेंट कर दिया, आपने कोई ऐसी स्किल या प्रोसीजर किया, असिस्ट करवाया, आपने जो है ना कोई वर्कशॉप वगैरह में, सारी ये सारी चीज़ें आपकी सीवी को स्ट्रेंथन करेंगी। और बाद में यही जो चीज़ें ना इंपॉर्टेंट मैटर करती है, ठीक है। ये जो 3 बेसिक मोटी मोटी चीज़ें आप लोगों ने मुझसे पूछी थी, कि रोटेशन को कैसे प्रायोरिटाइज करना है, प्रिपेयर फॉर डेली राउंड्स, और जो है ना स्केड्यूल किस तरह मेडिसिन सर्जरी में आपने करना है, अपनी हेल्थ को, मेंटल हेल्थ को, फिजिकल हेल्थ को, सारा कुछ, अपनी रोटेशन रेमेडी, और जो है ना आपने प्लैब को किस तरह से देखना है, रिसोर्सेज क्या यूज़ करना है, रोटेशन ऑप्ट कैसे करनी है, सीक्वेंस ऑफ रोटेशन क्या रखना है। इसमें आपने जो है ना, अगर वो एक बड़ी इंपॉर्टेंट अच्छी चीज़ है कि स्पीड्स एंड काइंडनेस नेसेसरी फॉर एमओशिप। यार एमओशिप बेसिकली आपने एफसीपीएस के लिए अप्लाई नहीं किया, आपने हाउस जॉब कर लिया, उस दौरान जो पीरियड ऑफ एमओ, एक इंस्टीट्यूट जिस बंदे को हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस आता है पीड्स का, बच्चे मैनेज करने का, मेडिसिन का, गायनी का, ठीक है ना। अगर एक बच्चे को जो है ना मैनेज करना आता है पीड, जो मैं बता रहा था कि एमओशिप के लिए कौन कौन सी रोटेशन आपने पूछी थी, किसी बंदे को पीड्स और मेडिसिन में एक कमांड हासिल है, तो वो बंदा कैसे सेकंड आ सकता है उसके ऊपर, जिसको, जिसने डरमा किया, जिसने आई किया, जिसने इस तरह से रोटेशन किए हैं। एमओशिप के लिए इट मीन कि आपने पाकिस्तान में रहना है उस ड्यूरेशन के लिए, तो दे आर टू थिंग्स, आइदर आप कहीं एमओ लग जाओ, या दूसरा कि आप कहीं डेमोन्स्ट्रेटर लग जाओ, एनाटॉमी डिपार्टमेंट, बायोकेम, जो बेसिक डिपार्टमेंट्स होते हैं ना, वहाँ आप डेमोन्स्ट्रेटरशिप कर सकते हो जब तक आपका मैच नहीं होता, एग्जाम क्लियर नहीं होता। ये 2-3 जो है ना आपके पास ऑल्टरनेट्स हैं। अगर आपने एफसीपीएस करना है कार्डियोलॉजी में, साइकेट्री में, और आपने हाउस जॉब जो है ना पीस की प्रेफर कर लिया, तो उसके बाद आप रोटेशन कर लो, आप प्रिपेयर करो, देखो कि आपके पास आपका शौक वही जो एफसीपीएस का कार्डियो में पहले था वो अभी भी है। इंटर्नशिप के बाद अगर आपको लगता कि है तो डू परस्यू कार्डियोलॉजी। ज़रूरी नहीं है कि अगर आपने एफसीपीएस डर्माटोलॉजी में करें तो आपकी रोटेशन भी डर्माटोलॉजी की ज़रूरी हो। हाँ, वो आपको आइडिया हो जाता है कि आपने किस तरह केसेस टैकल करने हैं, डील करने हैं, हेल्प हो जाती है, थोड़ी असिस्टेंस मिल जाती है। अगर किसी ने सर्जरी परस्यू करना, अगर किसी ने ईएनटी परस्यू करना है तो ईएनटी की रोटेशन रखें, उससे आइडिया हो कि कितनी टैक्सिंग है, वर्क लाइफ बैलेंस क्या होगा, कितनी इसमें सीखने का मौका मिलेगा, किस तरह से कॉम्प्लिकेशन और मसले मसाइल हो सकते हैं। ये सारा कुछ बंदा एक रोटेशन रखेगा तो उसको आइडिया होगा ना, तो ये बेनिफिशियल रहता है, लेकिन कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। तो जो है ना बाकी जो है ना आपका अगर पेरेंट इंस्टीट्यूट है वो, और अगेन ये जो सीआईपी की जो आई पॉलिसी आई है 2.5 मार्क्स फॉर जो है ना इंस्टीट्यूट से 5 मार्क्स फॉर इंस्टीट्यूट, इससे जो है ना फ़र्क आपका नहीं पड़ता, इतना फ़र्क नहीं पड़ता। बाकी जो हमारे पिछले वाले बच्चों ने जो प्राइवेट और गवर्नमेंट ने ग्रेजुएट किया है, बेसिकली जॉब्स गवर्नमेंट अगर बनाती है तो प्राइवेट और एट द एंड जो है ना गवर्नमेंट सेक्टर के इंस्टीट्यूट में डिफरेंस बहुत मिनिमम रह जाता है, और ये कोई मेजर जो है ना टर्निंग पॉइंट नहीं होता, तो इस चीज़ में भी परेशानी लेने की ज़रूरत नहीं है। बाकी ये कि पाकिस्तान है, जिस तरह से कॉन्टैक्ट्स होंगे तो आपको पता है कि रोटेशंस और
एमओशिप और पेरिफेरी में जॉब इसी तरह से मिलती हैं, इसमें तो ज़ाहिर है कोई छुपी हुई बात नहीं है। लेकिन अगर आप ये कहते हैं कि आपने रोटेशन प्राइवेट हाउस जॉब से की और आपको क्लियर कट गवर्नमेंट के बच्चे को एज है, एज किस तरह से हो सकता है कि उसकी रोटेशन, उसकी क्लिनिकल एक्सपीरियंस की प्रैक्टिस किस तरह से है, लेकिन ये एज कभी भी नहीं होगा उसको कि जो है ना कि इंस्टीट्यूट के नाम के ऊपर जो है ना वो कभी मसला नहीं आएगा। लेकिन ये जो चीज़ें हैं ना, आप लोगों ने इस चीज़ का ख्याल रखना है कि अगर आपने करनी है रोटेशन कि आप पाकिस्तान में जो है ना रहें, तो आप मेजर वाली रोटेशन करो, ताकि आपकी जो है ना स्किल, आपका नॉलेज और वो चीज़ें आपकी कितनी अच्छी हों कि जो है इंस्टीट्यूट आपको जॉब ऑफर कर दें। जैसे मेरे साथ एक कोलीग थी डर्माटोलॉजी में, उन्होंने डर्मा और कार्डिक सर्जरी किया क्योंकि उन्होंने प्लैब करना है बाद में। अब वो स्कर्दू और गिलगित के रहने वाले एरिया की वो थी, ज़ाहिर है वहाँ पे डॉक्टर पहले ही कम है। तो उन्होंने कहा कि हमारे एरिया के आप डॉक्टर हैं, आप बताएं, हम आपको एमओ की जॉब ऑफर करना चाह रहे हैं, आपका एक्सपीरियंस किस में है? पीड्स आपको आती है, गायनी आती है, ईएनटी आती है? तो उन्होंने कहा कि नहीं मुझे नहीं आता, मुझे डर्मा आती है। अब वहाँ पे डर्मा के पेशेंट उस तरह से हैं ही नहीं, बहुत कम एज़ कम्पेयर टू मेडिसिन। किसी का पेट खराब होना, जुकाम होना, नज़ला होना, ये चीज़ें ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं पाकिस्तानी जो है ना पेशेंट से मैनेज करना है एज़ कम्पेयर टू किसी तो जो है ना किसी की स्किन डिस्कलरेशन हो गया, डार्कनिंग हो गया, तो वो बहुत कम पेशेंट्स होते हैं। तो आपने अपनी प्रायोरिटी जिस तरह से सेट करनी है, पाकिस्तान में रहते हो तो आपने इन चीज़ों के ऊपर ज़्यादा जो है ना कमांड या वो चीज़ जो है ना आपने वो इम्पोर्टेंट है कि ये चीज़ें इस पर आप रखो, तो इसका जो है ना फ़ायदा आपको ज़्यादा होगा। ये एक ओरिएंटेशन एक बेसिक थी जो कि मैंने आपको बताई है इन चीज़ों के बारे में। बाकी जो है अगर आपके कोई क्वेश्चंस वगैरह हैं या कोई आप उस तरह से चीज़ पूछना चाहते हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, या आप जो है ना उस तरह से मुझसे पूछ सकते हो, तो मैं आपको उसके बारे में भी गाइड कर देता हूँ। कोई ऐसी चीज़ें जो पूछनी है तो वो आप लोग पूछ सकते हो। हेलो। सर मेरा एक क्वेश्चन है। जी जी। मैंने ये पूछना था कि लैब के लिए आप काइंडली रिपीट कर दें कि कौन सी रोटेशंस रखें। प्लैब आपने ना, अब मेरे ख्याल से अगर आप मुझसे वैसे पूछते हो कि मैं आपने प्लैब कब देना है, आपने ओईटी वगैरह तो दे दिया होगा, देना होगा, क्लियर कर लिया होगा। 24 जून को प्लैब की सीट्स खुल रही हैं, अगर आपको पता हो इस चीज़ का, ठीक है ना। तो अगर आप लेते हो और आप चाहते हो कि हाउस जो हम ही प्लैब 1 दे दो, तो आई वुड रिकमेंड यू कि आप जो है ना मई जून का जो मई का प्लैब है ना, जो भी 25 मई को एक हमारा गुजरा है, उस तरह ही अगले साल आएगा, मई वाले प्लैब के लिए आप ऑप्ट कर सकते हो, ठीक है। दैट वुड बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू। हमारी तरह कुछ बच्चों ने फरवरी में किया था, फरवरी जो है ना वो किया था, तो वो बड़ा हेक्टिक हो रहा था रोटेशन के साथ मैनेज करना। मई वाले प्लैब के अंदर आप अपनी लास्ट 2 रोटेशन, आप अगर आपका मेरिट अच्छा है तो आप लाइट रख सकते हो, यानी कि अपनी जनरल मेडिसिन, जनरल जो है ना सर्जरी पहले रखो, थर्ड और फोर्थ रोटेशन अपनी सर्जिकल लाइट है वो हल्की रखो और मेडिसिन लाइट हल्की रख लो। उसमें से जो उसमें जो है छुट्टी वार्ड से लेने में मसला कोई नहीं होता, आपको आराम से वो जो है ना अपने आप सीनियर से बात करो तो आपको दे देते हैं वो। तो 20-25 डेज की हमारी प्लैब का एग्जाम था, तो वो आराम से मिल जाती है। लेकिन मेक श्योर कि आपकी रोटेशन, जिन्होंने वही बात है ना, जिन्होंने प्लैब कार्डिक सर्जरी और डर्माटोलॉजी रखा, जो आपको भी स्कर्दू वाले अपने कोलीग की बात बता रहा था ना, तो मेक श्योर कि थर्ड और फोर्थ रोटेशन अपनी आप लाइट रखो। आइदर गो फॉर मे वाला, अगस्त वाला प्लैब, फरवरी वाला ना रेस्ट करना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता ओके, थैंक है। यू ठीक सर। है। सर मैंने हेलो। ये रोटेशंस कौन कौन सी रखें, फॉर एग्जांपल साइकियाट्री या डर्मा या उसके अलावा एनेस्थीसिया, इनमें रेडियोलॉजी से इन कौन? हाउस जॉब इन जना इज प्रेफरेंस इन, हाँ रेडियोलॉजी इज़ अ वेरी गुड फील्ड। रेडियोलॉजी में जना में ना आपको बेसिकली सिखाते हैं सीटी स्कैन के बारे में, अल्ट्रासाउंड के बारे में, एक्सरेज के बारे में। आपके साथ एक सीनियर पीजीआर होते हैं या कोई कंसल्टेंट होते हैं, पहले आप उनके साथ सीखते हो, फिर जो है ना जब आपके जो उस आपका जो लगा होता है कि जिस तरह कि आपने इतने वीक्स आपने करनी है एक्सरेज रेडियोलॉजी में देखते हैं, फिर आपने अल्ट्रासाउंड करने हैं, तो दे लेट यू डू देम एंड दे लेट यू इंटरप्रेट देम। तो ये काफ़ी अच्छी है। रेडियोलॉजी इज़ अ गुड फील्ड, आप रख सकते हो अगर आपने एफसीपीएस रेडियोलॉजी करनी, सीटी स्कैन, एमआरआई, ये सारा कुछ सिखाते हैं कि आपने किस तरह से रेडियोग्राफ्स उनको जो है ना रीड करना है। जिना में S1 और M2 की लर्निंग इज़ वेरी वेरी गुड। सर्जरी में आई वुड स्टिल प्रेफर कि अगर किसी ने सर्जरी करनी है S1 से, तो वो जिना हॉस्पिटल से, तो वो डॉक्टर फारूक राना का वार्ड है, S1 उससे करें। आई वुड प्रेफर कि आप M4 रखो, क्योंकि M4 में जो है ना कॉल रोस्टर
और जो है ना लर्निंग है वो काफ़ी इजी है एज जो है ना कंपेयर टू आपकी जो है ना मेडिसिन 2 कॉल रोस्टर और जो है ना ये चीज़ें, तो वो आई वुड प्रेफर किया M2 और M4 आर द गुड वार्ड्स जो लर्निंग के लिहाज से हैं, लेकिन जो है ना M4 आपका जो वार्ड है ना दैट आई थिंक M4 प्रेफर्स इट विल बी प्रेफर्ड बाय मेनी हमारे अपने बच्चे भी और जो है मे बी FMGs और जो है ना प्राइवेट वाले भी कि क्योंकि वहाँ का जो है ना रिलैक्सेशन यानी इस लिहाज से कि एमरजेंसीज कॉल्स उसमें जो है ना काफ़ी लीनियंस एज कम्पेयर टू M2। और कोई क्वेश्चन जी करना, क्योंकि जी आप लोगों जी ने जो क्वेश्चन भेजे थे ना डॉक्टर अपने उसके अंदर गूगल फॉर्म में, मैंने उन तमाम चीज़ों को ऑलमोस्ट एड्रेस कर लिया हुआ है। अगर कोई ऐसी क्वेरी है जो कि पूछने वाली है तो वो मुझसे आप पूछ लें। जी डॉक्टर मुकर्रम, आपको आवाज़ आ रही है मेरी? हेलो। अगर नहीं है तो फिर हम मीटिंग को जो है ना कर लेते हैं वाइंड अप। बाकी जो है ना अगर कोई भी क्वेश्चन उस तरह से हो अभी जो ना ज़हन में आ रहा हो बाद में पूछना हो तो आप मान से जो है ना हेलो। वो डायरेक्टली वो उनसे कांटेक्ट ले सकते हैं, या जो है ना आपने मुझसे डायरेक्टली पूछना तो उनसे आप लेके तो आप मुझसे डायरेक्टली भी जो है ना मुझे पूछ सकते हैं, तो मैं आपको उसके जी बारे में गाइड कर दूंगा। डॉक्टर मुकर्रम, आपको आवाज़ आ रही है मेरी? प्लैब के लिए जो है ना रोटेशन बेस्ट, जिस तरह मैंने बताया प्लैब या USMLE के लिए आपने अपनी अलाइड्स को उस तरह से करना है मैनेज के जो है ना आपका एग्ज़ाम कब आ रहा है। और डर्माटोलॉजी CCU साइकेट्री ये जो है ना अच्छी रोटेशन है फॉर मेडिसिन अलाइड। और जो है ना ऑफ्थेल्मोलॉजी पीडियाट्रिक सर्जरी कार्डिक सर्जरी प्लास्टिक सर्जरी ये जो है ना अच्छी जो है ना आसान रोटेशन है अपने लैब के लिए फॉर सर्जिकल अलाइड। बेस्ट हाउस ऑफिसर किस तरह बनना है रोटेशन के अंदर, उसका जो है ना क्राइटेरिया होता है कि आपने अपने आपका पंक्चुअलिटी बहुत डिपेंड करता है, आपका वर्क एथिक, आपके राउंड्स पे आप कितना इनपुट आपका होता है। डिफरेंट बेसिकली क्या होता है कि इसका क्राइटेरिया होता है कि एट द एंड ऑफ योर रोटेशन आपके PGRs है ना वोट करना होता है या जो है रिकमेंड करना होता है। मेरी नज़र में मैंने इस बच्चे के साथ काम किया, बड़ा अच्छा है, बड़ा प्रोफेशनल था, ये है, इस तरह से है, इसको बेसिक प्रोसीजर्स आते हैं, इसकी हिस्ट्रीज बहुत अच्छी होती है, इसके डिफरेंशियल बहुत अच्छे होते हैं, इसने पेशेंट को फॉलो पेशेंट का प्रोटोकॉल बड़ी अच्छी तरीके से मैनेज किया हुआ होता है। तो ये चीज़ें जो है ना इंपॉर्टेंट बड़ी होती हैं हाउस जॉब में बेस्ट टीचर बनने के लिए। लेकिन अगेन जो है ना इस चीज़ पे स्ट्रेस आउट करने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। अगर आप अपना काम डिलीजेंस से करोगे इंसान मतलब कि जिस तरह है ना कि अपने वर्क का बैलेंस और अपनी मेंटल हेल्थ का फिजिकल हेल्थ का बैलेंस रखोगे साथ, तो मेरा नहीं ख्याल कि देयर इज़ नो रीज़न कोई कि आपको बेस्ट जो है ना हाउस ऑफिसर का अवार्ड ना मिले। एक अवार्ड नहीं होता, वो बेसिकली 3-4 होते हैं हाउस जॉब में जो है ना आपके बेस्ट हाउस ऑफिसर्स, तो वो 3 या 4 लोगों को मिलता है। जी डॉक्टर मुकर्रम, आपको मेरी आवाज़ बाकी आ रही वही है है? कि आपको बेसिक्स अच्छे आते हो, आपकी कम्युनिकेशन अच्छी हो, आपके वर्क एथिक अच्छा हो, आपकी जो है ना वो वाइब्स प्लेजेंट हो, तो मेरा नहीं ख्याल कि देयर वुड बी नो अदर थिंग कि आपको बेस्ट हाउस ऑफिसर में पर्टिकुलर रोटेशन ना मिले। हेलो। या कोई कंफर्म कर सकता है मेरी बाकी आवाज़ आ कुछ रही अगर है? पूछना हो तो बता दें। हाँ जी ज़रवाना, आपकी आवाज़ आ रही है। वरना फिर जो है ना मीटिंग हमें मुकर्रम भाई को पहले दिक्कत नहीं आ रही, मैं ज़रा उनको कॉल करके कंफर्म करता हूँ। काम ये चलिए। कुछ जी मैंने एक्चुअली कुछ क्वेश्चंस करने थे। मुकर्रम भाई, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? चलें चैट में मैंने अपना कॉन्टैक्ट दे दिया, तो अगर आप लोगों ने कॉन्टैक्ट करना हो या मेरे से ले लें, डॉक्टर ज़रवान या डॉक्टर समन शहजाद हैं, इनके पास भी मेरे कॉन्टैक्ट अवेलेबल हैं, तो आप इनसे भी जो है ना
वो ले सकते हैं। चलिए ठीक है, दैट्स ऑल फॉर नाउ। मैं मेरे मुकरम भाई को मेरी आवाज़ नहीं आ रही, तो वो कुछ अभी रह रहे हैं हमारे, तो फिर इंशाल्लाह मैं इसको यहीं पे वाइंड अप करता हूँ। अगर कोई और आप लोगों के क्वेश्चंस हैं तो वो ग्रुप में डिस्कस कर लीजिएगा, ताकि मैं वो भी मुकरम भाई से जो है ना वो आप लोगों को आंसर करवा दूँगा इंशाल्लाह। हेलो, आवाज़ आ रही है तक ज़बान आपको? जी जी, डॉक्टर मुकरम मुझे आ रही है आपकी आवाज़, लेकिन शायद आपको मेरी आवाज़ नहीं आ रही। तो अब एट द एंड ऑफ दिस वेबिनार, अगर आप लोगों के और क्वेश्चन हो तो वो लाजमी शेयर कीजिएगा, और डॉक्टर मुकरम को हमारे साथ क्योंकि उन्होंने हमें ज्वाइन किया, तो मैं उनके साथ उनको सर्टिफिकेट प्रेजेंट करना चाह रहा था। बेसिकली आई एम थैंकफुल कि उन्होंने हमें ज्वाइन किया और अपनी वैल्यूएबल इनसाइट्स जो है वो हमारे साथ शेयर की, और आई ट्रूली होप कि आप लोगों के जो क्वेश्चन कंसर्न्स और क्वेरीज हैं वो एड्रेस हो गए होंगे मोस्टली, और अगर कोई नहीं हुए तो वो आप लोग दोबारा ग्रुप में ड्रॉप कर सकते हैं। डॉक्टर मुकरम हमारे साथ हेलो, वो रिस्पॉन्ड कर देंगे। जी जी, अब आ रही है आवाज़। हेलो, हाँ जी जी, डॉक्टर मुकरम आपको आवाज़ आ रही है ना मेरी? जी जी, हाँ जी, मुझे अच्छा आपकी जी, आवाज़ अब आ रही है। एक मैं आपको ये सर्टिफिकेट प्रेजेंट करा था आपके वैल्यूएबल इनसाइट्स के लिए, आपने जो हमें टाइम दिया, ठीक है। और अभी अगर हम वाइंड अप कर रहे थे, लेकिन चलें अब मैं आपसे एक दो क्वेश्चंस करना चाह रहा हूँ, वो हमारे रह रहे थे जो जी कुछ जी क्वेरीज आई जी हुई। जी, हाँ जी हाँ जी। ठीक है, अच्छा एक ये क्वेरी थी कि वो कहते हैं कि अगर मेडिसिन वार्ड की आप सेकंड रोटेशन करते हैं तो उसके अंदर आपको सिर्फ डेंगू पेशेंट्स मिलते हैं, और नहीं नहीं, मैंने जिस तरह आपको यही बात बताई ना, मैंने आपको यही बात बताई, जो डेंगू प्लेटलेट्स वगैरह मिलते हैं ना, वो सिर्फ इमरजेंसी में मिलते हैं। यानी कि जब डेंगू के पेशेंट्स आएंगे ना, वो इमरजेंसी में आएंगे, और उनमें से जो कुछ स्टेबल हो जाएंगे तो उनको हम ऊपर वार्ड में शिफ्ट कर देते हैं। लेकिन देखो, साथ आपकी ओपीडी भी तो चल रही है ना। ओपीडी में आपको जो है ना रेस्पिरेटरी, आपको न्यूरो, मेनिंजाइटिस, आपको जो है ना एकेआई, आपको सीकेडी, ठीक है, ये तमाम पेशेंट्स आपको जो है ना, मुझे सार्कोइडोसिस के पेशेंट्स का पता है जो हमें मिले हुए हैं, ठीक है। हर तरह का पेशेंट जो है ना आपको मिलेगा। बस ये मैंने वही बात की कि थोड़ी रेशियो अप एंड डाउन होगी, बट इट डज नॉट मीन कि अदर पेशेंट्स वुड गो ऑब्सोलीट, और सारे के सारे पेशेंट्स आने ही जो है ना डेंगी के सीजन में डेंगी के अंदर ही है। हाँ, ये कि यू वुड गेट अ वेरी गुड कमांड ऑन हाउ टू हैंडल डेंगी, बट इट डज नॉट मीन कि यू वुडंट गेट अ चांस टू मैनेज पेशेंट्स और मेनिंजाइटिस और किडनी डिजीज, या जो है ना हार्ट डिजीज। हार्ट वाले तो चलो सीसीयू में चले जाते हैं, या गैस्ट्रोएंटराइटिस वाले पेशेंट्स, कोई क्रोन्स डिजीज, अल्सरेटिव कोलाइटिस वाले, कोई मेलिग्नेंसी वाले, तमाम पेशेंट्स को आप डील करोगे। अगर आपके पास 4 पेशेंट्स हैं एक ईआर के बाद इमरजेंसी के, तो उसमें से 2 डेंगू के होंगे, एक मेनिंजाइटिस, एक किडनी का होगा। अगली दफ़ा 2 डेंगू के होंगे तो एक आपके पास, आप पेशेंट को चूज़ करके एक क्रोन डिजीज़ का रख लेना, ताकि आपको पता हो कि हर सिस्टम में किस तरह से मैनेज करना है, किस तरह से जीपी जो है ना उसके बाद जो है सिस्टम की एग्जामिनेशन किस तरह करनी है, ताकि आपको जीआईडी की प्रकशन आ जाए, आपको अपर लोअर मोटर न्यूरॉन्स की एग्जामिनेशन किसी मेनिंजाइटिस वाले पेशेंट में आ जाए, कोई स्ट्रोक वाले पेशेंट में आ जाए, सब कुछ होगा। देयर इज नो पॉसिबल वे कि आपको ऐसा हो कि आपके पास 3 महीने आपने किया ही सिर्फ डेंगू के मरीजों के ऊपर काम है। देयर इज नथिंग लाइक दिस। ये सिर्फ जो है ना, ये कि इमरजेंसी में आपको मेजरली डेंगू के पेशेंट्स, डायबिटिक कीटोएसिडोसिस के पेशेंट्स, ठीक है, कोई पॉइजनिंग के पेशेंट्स आ जाते हैं, ठीक है ना। तो ये बाकी अनदर इम्पॉर्टेंट थिंग जो मैंने करनी है, HIV इज बिकमिंग वेरी वेरी कॉमन इन जिना हॉस्पिटल एज वेल, इन पाकिस्तान एज वेल। आपको मेरी आवाज़ आ रही है? जी जी, आ रही है बिल्कुल। हाँ, तो आप लोगों ने ना शुरू में ही है और साथ ये जो है ना ब्लड बॉन्ड जो नीडल प्रिक्स होने हैं, तो मेक श्योर यू गाइस गेट योर हेपेटाइटिस बी वैक्सीन बिफोर यू स्टार्ट योर हाउस जॉब। या आपने अगर कर लिए हैं तो 016 इसकी 3 डोजेस लगती हैं, ठीक है। तो आपने एक पहले दिन लगवाई, जब उसके 1 महीने बाद और एक 6 महीने बाद। मेक श्योर यू गाइस गेट दिस, ये वैक्सीनेशन। दूसरा है कि अपने पास इंपॉर्टेंट चीज़ जो मैं बताना भूला, क्या क्या चीज़ें आपके पास होनी चाहिए हाउस जॉब के लिए। Always have your own stethoscope, always have your own BP apparatus, always have your own glucometer, and always have your own pulse ox, ठीक है ना। पल्स ऑक्सीमीटर, ये 4 चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। कीप अ लोड ऑफ पेन्स विद यू। स्टिकिंग टेप जो निटो की होती है, ठीक है, वो जो है ना वो आप रख लें, जो सर्जिकल टेप होती है, ठीक है। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ये बहुत ज़्यादा यूज़ होती है वो। ऑलवेज मेक श्योर कि यू हैव 1 to 2 पेयर ऑफ स्पेयर जो है ना ग्लव्स विद यू इन योर बैग पैक, या जो भी है। और मेक श्योर यू हैव सम स्पेयर वाइल्स, सीबीसी, आरबीसी, सीबीसी वाइल्स हो गई, जो प्लेटलेट वाइल्स हो गई, पीटी वाइल्स हो गई ना, ये सीरम वाइल्स हो गई, ये वाइल्स अपने पास संभाल के रखो, क्योंकि उनकी शॉर्टेज हो जाती है।
और पेशेंट क्रिटिकल होता है और इस तरह से पेशेंट के अटेंडेंस को बाहर आप कहते हो कि वाइल्स लेके हैं, तो तब तक आपको चीज़ें रैपिड करनी होती हैं। मेक श्योर यू हैव कॉन्टैक्ट्स ऑफ नियर बाय लेबॉरेटरीज विद यू, जिन्होंने सैम्पल कलेक्ट करने हैं, वो बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। मेक श्योर सिग्नल्स यहाँ टू हैव अ जोंग डिवाइस या जैज डिवाइस या कोई ऐसी सिम जिसके हॉस्पिटल में सिग्नल्स आते हैं। मेरा यूफोन का जो है ना नेटवर्क था, तो मुझे साथ जोंग डिवाइस रखनी पड़ती थी बिकॉज यूफोन के सिग्नल्स जो है हॉस्पिटल में नहीं आते। तो ये 2-3 चीज़ें एक बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। दूसरा ये कि देखो आप किसी के गुलाम नहीं हो, ये बात याद रखना। आपको जहाँ पे आपको लगे आपके साथ ज्यादती हो रही है ना, यू स्टैंड अप फॉर योरसेल्फ। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग आई एम गोइंग टू से टू यू वंस अगेन, बार बार। और हमेशा याद रखना, एक ना रिबाउंड पनिशमेंट होती है, जो लोग जितना ज़्यादा काम करते हैं ना उतनी ज़्यादा उनसे काम लिया जाता है। तो मेक श्योर वेयर यू नीड टू ड्रॉ योर बाउंड्री इन अ हार्ड लाइन। ऐसा ना करना कि मैंने बेस्ट रेशियो बनना है तो बंदा इतना कोई काम करता रहे कि आप लाइक बर्न आउट हो जाओ, आप फटीग्ड हो जाओ, आप इरिटेबल हो जाओ। बेस्ट रेशियो इनमें नहीं होता। बेस्ट रेशियो होता है आपके पास जितने पेशेंट्स आए, आपके जितने पीजीआर के साथ इंटरेक्शन रहे, आपकी पेशेंट मैनेजमेंट, बेड साइड मैनर्स, आपकी हिस्ट्री प्रेजेंटेशन, दैट इज इट। द क्वालिटी ऑफ योर वर्क मैटर्स, नॉट द क्वांटिटी ऑफ योर वर्क। ये बात याद रखना, ठीक है? टू गेट द बेस्ट एचओ या टू गेट वन ऑफ द प्रोमिनेंट एचओज वाली बात, ठीक है ना? आई रिमेंबर मेडिसिन 2 के अंदर मेरी जो है ना, मैंने स्टेप्स के लिए छुट्टियाँ ली थी। मेरी ड्यूरेशन जो है ना, लाइक आई टुक सम लीव, तो मैंने वापस आके उतने अरसे में जितना काम किया था ना, इट वाज एज अमेजिंग एंड एज एक्स्ट्राऑर्डिनरी जितना बच्चों ने 3 महीने में काम किया था। ऑल ऑफ दोज जो है ना, आई डिड नॉट गेट द बेस्ट रेशियो अवार्ड इन M2 because I did not had my duration completed, but every one of them said कि obviously बात है, if you had in that race duration तुम्हारी पूरी होती, तो you would definitely have gotten the best HO award because all the senior PGRs they voted in favor of me, ठीक है? तो just saying it's not all about getting a certificate, it's getting a good जो है ना आपका learning experience और आपका work ethic that defines you, सर्जरी में भी, मेडिसिन में भी, सर्जिकल अलाइड्स में भी। यानी कि अब आप बाद में रिकमेंडेशंस लेते हो ना, आई हैव बीन प्लानिंग टू गेट रिकमेंडेशंस जो पर्सनलाइज होती हैं। आप LOR तो मिलते हैं जनरल एक ना, आपने कहीं अप्लाई वगैरह करना होगा, आप लोग जब मैच के लिए अप्लाई करोगे, ऑब्जर्वरशिप्स के लिए, प्रोग्राम्स के लिए, आपको जो है ना स्पेशलाइज LOR चाहिए होते हैं अपने HOD से, अपने सीनियर से। मेरे HODs ने हर एक ने एक्सीलेंट बंदा है, वर्क एथिक क्रेडिबल है, सारा कुछ है, ये है, हाईली टैलेंटेड है, ठीक है, सारा कुछ ने ये परफॉर्म किया है। तो ये सब कुछ आता है बिकॉज दे नो, आपके SRs, आपके PGRs, आपके बैच इंचार्जेस रिपोर्ट करते हैं आपको। तो अच्छी रेपुटेशन होगी, अच्छा काम करोगे, मेहनत से करोगे, ईमानदारी से करोगे, कभी भी अल्लाह ताला जो है ना आपको इस चीज़ की एफर्ट कराएगा, नहीं जाने देंगे, ठीक है ना? जस्ट रिमेंबर, अपने साथ सिंसेयर हो। दुनिया जो मर्जी कहती है, आपका ज़मीर मुतमईन है ना, आपकी डॉक्यूमेंटेशन पूरी है। बार बार चीज़ पे एम्फेसिस हो रहा है डॉक्यूमेंटेशन का, तो कोई मसला है, कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि जो चीज़ आपको हाउस जॉब में मसला क्रिएट करेगी आपके लिए, ठीक है? इन जी चीज़ों को डॉक्टर मद्देनजर रखो। मुकर्रम, बाकी वही वाली बात, डेंगू वाली बात वही है कि ऐसी कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि डेंगू आ रहा है या नमोनिया सर्दियों में आ रहा है तो आप वही देखोगे, बाकी केसेस देखोगे नहीं, ठीक है ना? ठीक है। जी डॉक्टर मुकर्रम, एक चीज़ मैं आपसे और पूछूंगा, उसके बाद हम इसको वाइंड अप कर लेंगे। जी जी अगर आप आप एक चीज़ ऐसी डिस्कस कर लें या बता दें जो आपको लगता है कि अगर आपको पहले पता होती है अपनी हाउस जॉब से, तो आपका जो हाउस जॉब का एक्सपीरियंस था वो ज़्यादा रिवॉर्डिंग होता या ज़्यादा अच्छा होता, या डूज एंड when to say no, when to stand up for yourself, and when to keep your documentation complete. At the end, ये बात याद रखना, all the PGRs and at the end, all of the friends you trust, you will make very good friendships. But in the moment of need, in the moment of urgency, in the moment जब आपके पास वाकई मसले आते हैं, ठीक है, तो you are left all alone. Remember this thing for sure. ठीक है, ये बात याद रखना, because ये चीज़ प्रोफेशनल लाइफ में ना, there is friendship is at one end, but professional jealousy is there as well. No one will come forward. जिन तमाम PGRs ने आपके गुण वगैरह गए हैं, they would never come forward and defend you because no one wants to go against their own ward. आप इस बात को मेरे साथ एग्री करोगे ना? No one would go against their HOD या सीनियर या कोई भी PGR हो, आप नहीं जाओगे। Remember, keep show या keep this thing in mind. Always keep your documentation complete and always know when to say no and when to stand up for yourself. जहाँ चीज़ गलत हो रही है आपके साथ, तो वहाँ पे आपने इस तरह से खड़े रहना। If I had known this thing for better, तो आई थिंक मेरा एक्सपीरियंस जो अगर मैं 85 आउट ऑफ 100 रेट कर रहा हूँ, तो डेफिनेटली 95 से ऊपर चले जाना था। एक दो इंस्टेंसेस हुए हैं कि जहाँ मसले हुए हैं, बट अगेन जो है ना आपकी नेचर उस तरह से नहीं होती कि आप हैंड्स ऑन या वो करो, मुंह फट हो जाओ या इस तरह से हो जाओ।
बट दैट एक्चुअली बाइट्स यू अलॉट इन द बैक, क्योंकि पाकिस्तानी माहौल, पाकिस्तानी डॉक्टर्स के एथिक्स अगर पैथेटिक होते हैं, ये बात याद रखना। आपके सीनियर्स होंगे ना, आपको वो किसी भी तरह लाइक वेरी रूड लैंग्वेज, वेरी अब्यूसिव टॉक भी करेंगे, बट यू नीड टू नो वेयर टू स्टैंड अप एंड व्हेन टू गिव देम अ शट अप कॉल। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये बात याद रखना फॉर ऑल द कमिंग हाउस ऑफिसर्स। कंप्लेंट करने से डरना नहीं है, कोई बंदा आपको बगैर जेन्युइन रीजन के टर्मिनेट नहीं कर सकता। लेकिन अगेन ऐसा नहीं है, हर एक इंसान की सेल्फ रिस्पेक्ट होती है। आप जो है ना, आपके डिपार्टमेंट में वो जो है ना, इवन आपा होती हैं, नर्सेज हैं, हर एक बंदे की सेल्फ रिस्पेक्ट है। उसको उसका ड्यू रिगार्ड, उसको उसकी ड्यू रिस्पेक्ट दोगे, उससे रिस्पेक्ट उसकी ड्यू हासिल करोगे। लेकिन किसी को सर पे नहीं चढ़ाना, ये बात याद रखना, ठीक है। इवन इफ इट गोज फॉर आपास, नर्सेज, पीजीआर्स और इवन सारे, ठीक है ना। पीजीआर्स आपसे ऐसा नहीं है कि जो आपसे वो बात कह दें, जेन्युइन बात है, काम में काम नहीं किया, काम पे डांट पड़ रही है, जेन्युइन है, एक्सेप्ट करो। बच्चा गलती से सीखता है और कोई शर्मिंदगी की बात नहीं। अगर आपको डांट पड़ी है, आपने काम नहीं किया, तो ऑब्वियसली बात है, डांट पड़ेगी, देयर इज नथिंग बैड इन दैट। अनड्यू डांट, अनड्यू जो है ना, अगर वर्क प्लेस हरासमेंट हो रही है, डू रिपोर्ट इट। बहुत स्ट्रॉन्ग पॉलिसीज आ गई हैं, तो नथिंग विल हैपन टू यू। आपकी जो है ना, योर पीपल विल हैव योर बैक, तो ये बात याद रखना। और इन द एंड जो है ना, यही बात है, एक है कि अगेन जिस चीज़ें मैंने एम्फसाइज किया और जिस चीज़ मैंने सीखी है, अपनी डॉक्यूमेंटेशन है ना, वो कंप्लीट रखोगे, अपने हथियार पूरे रखोगे। कोई बंदा आपको जो है ना, जितने मर्जी आप पे इल्ज़ाम लगा ले, आपको पता है आपके एलिबाइज पूरे हैं, आपकी डॉक्यूमेंटेशन पूरी है, सारा कुछ पूरा, तो कोई चीज़ आपको जो है ना मसले में नहीं डाल सकती। एंड अगेन आई थिंक के हाउस में जब भी आप पे मुश्किल टाइम आता है ना, या जब आप परेशान होते हो, तो अल्लाह ताला को याद करने के इससे बेहतर टाइम कोई नहीं है, ठीक है। आई वुड सजेस्ट, जो चीज़ मैं इम्प्रूव कर सकता था, आई ट्राई टू कीप अप विद माई प्रेयर्स, लेकिन उस तरह से 5 वक्त की नहीं होती थी। आई वुड स्टिल रिकमेंड यू टेक सम टाइम, 5 मिनट कर लो, फर्ज पढ़ लो, बिकॉज एट द एंड देखो, पेशेंट आपके सामने आता है ना, अल्लाह ताला चाहे तो आपके मुश्किल से मुश्किल मरीज़ को भी आपके हाथों बेस्ट ट्रीटमेंट दे सकते हैं, और आसान पेशेंट को भी आपके हाथों नेग्लिजेंस करवा सकते हैं। तो मेक श्योर आपकी अपना वर्क एथिक, सब कुछ, योर डॉक्यूमेंटेशन एज वेल एज अल्लाह ताला की जो है ना ब्लेसिंग और अल्लाह की रहमत आपके साथ हो। दीज आर द थिंग्स। ये इधर है कि तो दुनिया में भी इंसान ना वक्त के साथ साथ सीखते हैं, चीज़ें सिखाती हैं, बट दीज थिंग मैं आपको पहले से एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। इफ़ आई वुड हैव वर्क ऑन दीज थिंग्स मोर, आई थिंक मेरी हाउस जॉब का एक्सपीरियंस बहुत मजीद बेहतरीन हो जाना था। तो 2-3 चीज़ें ये हैं, ये इन चीज़ों में करना, एंड ट्राई टू सेव सम मनी इन हाउस जॉब एज वेल। जो बच्चों की पेड है ना, ऐसे ही जो है ना अय्याशी की तरह ना उड़ा देना। आई ऑल्सो हैड सम सेविंग, बट अगेन वही वाली बात कि आपने अपने प्लैब के एग्ज़ाम, अब वो चीज़ आ गई कि ज़रा हमें वालदैन का कंधा बनने की ज़रूरत है। वालदैन ने बहुत हद हम देर तक हमारी सपोर्ट की है। ट्राई टू बुक योर, ये जो OET है, प्लैब 1 प्लैब 2 स्टेप 1 की यूवर्ड ले ली, तो ट्राई टू बुक इट विद योर ओन मनी, और जो है ना, ताकि पेरेंट्स पे थोड़ा बर्डन कम हो। बाकी डू एन्जॉय, डू गो ऑन ट्रिप्स, जो डिपार्टमेंट के जाते हैं, हल्ला गुल्ला करो, पार्टीज पे जाओ, सारा कुछ करो। बस ये है कि जो भी हो, पेशेंट केयर जो है ना, वो कॉम्प्रोमाइज़ ना हो, और जो है ना, इंशाल्लाह एवरीथिंग विल बी गुड, और मज़ा हाउस जॉब को आप एंजॉय करोगे। बट अगेन बात वही है, रियलिटी से भी ना अपनी आंखें बंद नहीं करनी है आपने, ठीक है। तो इंशाल्लाह होपफुली आप लोगों का एक्सपीरियंस बहुत अच्छा जाएगा, एंड आई प्रे कि जिस तरह हमारा गया, हमसे भी 2-3 टाइम्स बेहतर जाए आपका ना। तो ये चीज़ है। बाकी डू वेयर सम कंफर्टेबल शूज़, मेमोरी फोम वगैरह वाले स्केचेस ले लो, क्रॉक्स ले लो, या मोटे सोल वाले बाटा से भी जो लोग लेना चाहें ले लें। तो वो बड़ी इंपॉर्टेंट, बंदे की ना इन पे टांगे रहती हैं और बंदे के पाँव रहते हैं, ये बात याद रखना। बहुत चलना फिरना पड़ता है, बहुत खजलखारी होती है, जलालत होती है। ऑलवेज स्टे हाइड्रेटेड, और ये 3-4 चीज़ें इनका ख्याल रखोगे ना, हमेशा याद रखना, हाइपोग्लाइसीमिया आपका दिमाग है ना ख़राब करेगा। पेशेंट्स के अटेंडेंस की नेगेटिव काउंसलिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हमेशा क्रिटिकल काउंसलिंग में आपने बुरी से बुरी चीज़ बता देनी है, ताकि खुदा ना खास्ता कॉम्प्लिकेशन के चांस बहुत कम होते हैं, लेकिन हो जाए तो यू नो कि यू टोल्ड देम, यू हैड देम इन रिटन साइंड। तो जो है ना, हमेशा ब्लड ग्रुप जो है ना, ब्लड बैंक, ब्लड लगाने से पहले आप लोगों ने एक बात याद रखना, ब्लड का नंबर मैच करना है स्लिप के साथ और ब्लड बैग के साथ, एक्सपायरी डेट देखनी है। जब भी थोड़ा बहुत पेशेंट को रिएक्शन वगैरह हो, तो वहाँ ब्लड रोक के उसको जो है ना, आपने स्टीरॉयड लगा लेना होता है, ठीक है। तो ये चीज़ें देखनी है। दीज आर द थिंग्स आर विच आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कोई बंदा आपकी अटेंडेंट वीडियोस बना रहा हो, रिपोर्ट इट। आपको उस पर शाउट करने का, उसका मोबाइल छीनने का पूरा पूरा हक है। आपका डिपार्टमेंट आपके साथ होगा, बिकॉज आपको अपनी प्रोटेक्शन अपनी वर्क प्लेस पर खुद ही करनी पड़ेगी, किसी ने नहीं करनी। चिल्ड्रन हॉस्पिटल का इंसिडेंस हम सबके सामने है, ठीक है ना। तो हमारे साथ भी मेडिसिन की ER के अंदर हमारी फीमेल को लीक से 1-2 दफ़ा वीडियोस बनाने की कोशिश की गई हैं, दे वर कॉट,
एंड उन फिर जो अटेंडेंस का जो अंजाम था वो फिर जो होना था उनके साथ हो गया होता। लेकिन अगेन डोंट बैक आउट इफ समवन नीड्स योर हेल्प। लेकिन अगेन बात वही है कि जो है ना, बी देयर फॉर योर पीपल बट डोंट एक्सपेक्ट पीपल टू बी देयर फॉर यू व्हेन यू आर इन द आवर ऑफ नीड। ये बात याद रखना, ताकि तो दिस विल जो है ना हेल्प यू लॉट इन योर एक्चुअल लाइफ एज वेल और इन जीवन में भी, ठीक है। तो दिस इज द थिंग आई वुड लाइक टू से कि इसका भी ख्याल करना। तो इंशाल्लाह बाकी होपफुली आपका एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छा होगा सारों का। चलिए, थैंक यू सो मच डॉक्टर मुकर्रम आपके टाइम का, और थैंक यू सो मच फॉर ऑल द पार्टिसिपेंट्स जिन्होंने इसको सक्सेसफुल बनाया इस वेबिनार को। इस वेबिनार की रिकॉर्डिंग जो है वो आप लोगों के साथ शेयर कर दी जाएगी बाद में, ताकि जो लोग जिन्होंने लेट ज्वाइन किया है तो वो लोग भी इसको देख सकें, और जो बीच में डिस्कनेक्ट हो गए थे वो भी इसको एंड तक देख सकें। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़ एवरीवन। ओके, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।